हेलो। अच्छा आ गए क्या सभी लोग? ओ भाई बता तो दिया करो तुम आ गए हो पीछे से, मैं इधर लगा हुआ हूं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। है सभी का स्वागत आपका। ठीक है सभी का स्वागत। आ जाइए सभी लोग। यस आप सभी लोगों का स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म, अमेजिंग बैच लक्ष्य जेई। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैलकुलस में रिलेशन एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2। है ना? कुछ बेचारे इतने भोले बच्चे हैं, मतलब आप मानोगे नहीं, मतलब सरप्राइजिंगली दैट इज वेरी 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 खतरनाक चीज। मेरी बात ध्यान सुनना, है ना? मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कल मैंने एक नोटिफिकेशन डलवाया था कि हम रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखना, तो रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने थोड़ी देर, काफी देर तक मैंने मैट्रिसेस पढ़ाया, है ना? वो मैट्रिक्स की इनवर्स निकालना और वो यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद में फिर मैंने सेट थ्योरी का रिकैप करवाया। तो मतलब हमने लास्ट में जाकर 15-20-25 मिनट हमने वो पढ़ा था। तो एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आता है, मतलब एकदम पता क्या बोलता है कि सर ये मैट्रिक्स भी रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट है क्या? मेरा दिल एकदम पिघल गया, मतलब ओ मूवमेंट होगी। मैं कहा ओ कितना बोला है बेचारा, ये बाहर जाएगा, इसको गर्मी पिघल ना जाए कहीं, इसको मतलब लोग उठा ले जाएंगे, है ना? मेरा डब्ल्यू एकदम खो ना जाए ये कहीं तारे जमीन पर। ये कौन है भाई? ये किस प्रकार का सवाल है? बोले सर ये मैट्रिक्स जो आपने कल पढ़ाया सारा का सारा वो रिलेशन एंड फंक्शन का हिस्सा है क्या? अबे ले जाएंगे लोग उठा के, इतने भोले मत बनो। या तो भोला या फिर सी टाइप चार्जर तो आते ही है, तुम्हें पता है ना? ओ हो सर आज छुट्टी कर दीजिए, आज तो मैच है। मैंने कहा हाँ मेरा भी देखने की बड़ी इच्छा है यार, सही सही कह रहा हूं। हाँ, पर कई बार देखो, मतलब यही सब मूवमेंट्स है जहां पे आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। मेरी भी बहुत इच्छा है आज का मैच देखने की, बट मैं और आप दोनों अपनी इच्छाओं को मार देंगे। ठीक है, फिर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? तो ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाला रंग ले लो और थोड़ा सा ये वाला रंग ले लो, ऐसा एक रंग बन जाएगा। दिल तो दोनों तरफ है, उधर हमारे कोहली भाई हैं, इधर हमारे माही भाई हैं, है ना? ही तो है ही दोनों तरफ, HI, चाहे वो कोहली हो या माही हो, है ना? है ना? यस और नो? हाँ कोई बात नहीं, बाकी अपने बाद में हाइलाइट्स देख लेंगे। वैसे भी 9:15 सर आज एक्सटेंड करोगे? पाप लगेगा सर, समझ में आया ना? ठीक है चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेंगे। तुम फटाफट इधर आइए प्लीज। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे रिकैप ऑफ सेट थ्योरी, आज थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करेंगे, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो देखेंगे और इंट्रोडक्शन टू रिलेशन, चुपके से रिलेशन में घुस जाएंगे। दिस इज रिलेशन। टेंशन ना लीजिए प्लीज, सामने आ जाइए। कितने बजे तक चलेगा? 11:30 बजे, 11:15 बजे तक चलता ही है यार, एक इनिंग तो देख ही लेंगे, है ना? है ना? है ना? है ना? एक इनिंग तो देख ही लेंगे। और ऐसे में मतलब अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लड़कियों से पूछ लो ना कि भाई आज किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं तो रोहित को करूंगी। अरे कोई बात नहीं, रोहित को हम भी सपोर्ट करते हैं, पर आज रोहित खेल ही नहीं रहा है भाई, वो MI मुंबई इंडियंस में है। अच्छा बोले इंडियंस तो ये सारे हैं। अरे दीदी IPL चल रहा है। बोले अच्छा तो फिर वर्ल्ड कप कब चलेगा? वो बाद में है, क्या कर रही हो? समझ में? कई बार ऐसा होता है बीच में ऐसी क्रिकेट की डिस्कशन चल रही है, आपको क्रिकेट का ज्यादा नॉलेज है नहीं, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट आप जैसी मैंने पूछा RCB या CSK, तो एक ने बोल दिया मैं तो रोहित को सपोर्ट करूंगी। आज नहीं खेल रहे हैं रोहित भैया, वो मुंबई इंडियंस में। बोले इंडियंस तो ये सारे हैं। ये भी समस्या है भाई, गजब। शांति। हाँ आ जाइए, स्टार्ट करें। हाँ वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? वरना अगर क्रिकेट की बातें चलती रही तो मैं पिघल जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लास्ट क्लास के रिकैप की बात कर लेते हैं। मैंने एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की आपको बात की थी। कितने प्रकार की एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होती है? सर 2-3 प्रकार की। आप
एक रो को आर आई को इंटरचेंज कर सकते हो आर जे के साथ, ठीक है, दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर आप किसी भी रो को किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और आप एक किसी भी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये तीन प्रकार के रो और कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। सेम अगर आर की जगह सी रिप्लेस कर दोगे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी तीन ही प्रकार के होते हैं। जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो आपको स्टार्ट करना है, ध्यान रखना, मतलब एक रिलेशन आपको लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए बराबर ए। रो ट्रांसफॉर्मेशन लगता है पहले वाली मैट्रिक्स पर, ठीक है, ध्यान सुनना। तो आई आप क्या करोगे, आई इंटू ए बराबर ए, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो, ये पहले वाली पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे। सिमिलरली अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहते हो तो ए इंटू आई बराबर ए। अब आपको सोचना ऐसे है कि इन तीन ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके हम इसको आइडेंटिटी में बदलेंगे तो ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनवर्स में, सॉरी इस पे लगेंगे, ध्यान रखना आपकी बार। क्या ये बात क्लियर है? एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या हो रहा है भाई, आज तो आर और सी है ना, आर आरसीबी सी सीएसके मेरे ख्याल से यूनिवर्स हमें बोल रहा है कि अपने को मैच देख लेना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये पेपर ये एक बार देख ले, उसके बाद में मैच भी देखेंगे। ये कौन है भाई, ये अभी तक गुड इवनिंग ही लिख के भेज रहा है बेटा बाहर आ जा, खत्म हो गई। हाँ हाँ, बारात आ भी गई है, सबने नाच भी लिया है, अब हम स्टेज पे आ गए हैं तो अभी भी गेट के बाहर ही खड़ा है, बोले बारात कहां चलेगी, अंदर आ जा क्या यार, अब तुम्हें सारी चीजें सिखाऊंगा मैं, क्या करते हो, ठीक है, आ जाइए प्लीज। ये एक अभी भी डिलीटेड, मुझे नहीं पता था सच में। What is set theory? What is set? Set is मतलब definition, या set is a collection of well defined number और objects, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसमें हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी सेट को, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें हम क्या करते हैं, एक लीडिंग एलिमेंट लिख देते हैं, एंड यहां पे हम क्या लिख देते हैं, सर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड दिस, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड दिस अल्फा। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये पूछने का तरीका होता है, लिखने का तरीका ये होता है एन ए, ठीक है। आई होप इसके आगे की बातें आज हम क्लास में करने वाले हैं। सर मैथमेटिक्स की क्लास सवालों के बिना हो सकती है, जल्दी से बता दीजिए, 30 सेकंड का एक पोल कंडक्ट करवा रहा हूं, चलिए जी चलिए। नॉट टुडे, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पे आया ना, ठीक है, है ना, आ जाइए। ए जो है वो एक 3x3 रियल मैट्रिक्स है, ए और बी दोनों। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मतलब ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज बराबर ए है ना और बी अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज बराबर माइनस बी है। सर ये कलर कॉम्बिनेशन आप कुछ बताना चाह रहे हो, मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक है ना, ए ट्रांसपोज बराबर ए, बी जो स्क्यू सिमेट्रिक है वो ठीक है। देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ध्यान से देखो, ये वाला जो है वो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। एक काम करो, इसको बोल देते हैं m इंटू एक्स बराबर नल मैट्रिक्स। x जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है या कॉलम वेक्टर है 3x1 का, o भी एक कॉलम नल मैट्रिक्स है इसकी चीज की, हमें इसके बारे में जज करना है। तो इसके जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे दैट डिपेंड्स ऑन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ m। ध्यान सुनना, m क्या है, आपने इस पूरी मैट्रिक्स को सर m बोला, ठीक है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। आपको इसको जज करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करो, रीजन में आपको भी समझ में आ जाएगा, है ना। अगर मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज लूं m ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन में बढ़ जाता है, तो ये आएगा बेटा a स्क्वायर बी स्क्वायर का ट्रांसपोज माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन में बढ़ तो जाता है बट पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो यहां पे आ जाएगा बी ट्रांसपोज का स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, एसएमजे। यहां पर आ जाएगा सर ए ट्रांसपोज का स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा सर बी ट्रांसपोज का स्क्वायर। अब आप बी ट्रांसपोज की जगह माइनस बी रख दो और ए ट्रांसपोज की जगह ए रख दो, कहीं पर भी कोई नेगेटिव साइन दिखेगा नहीं बिकॉज सबकी पावर 2 है। तो ये आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जिसको आप लेके चले थे उसका अपोजिट आ गया, एम ट्रांसपोज बराबर माइनस एम लिखा हुआ है।
तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर बराबर 3। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एम ट्रांसपोज बराबर -m आया जिसका ऑर्डर 3 है, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ m इज 0, है ना? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ m इज 0। तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, अगर इस लेफ्ट साइड का मेन डेल्टा का होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर मेन डेल्टा ही 0 हो जाए, अगर ये नॉन जीरो होता तो एक ही सॉल्यूशन आता, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब डेल्टा अगर 0 हो गया तो वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को बात समझ में आई? एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। ऑप्शन बी टप्पू इज करेक्ट। ओ भाई आज जनता बढ़ गई है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एसएमजे आ जाइए। अगला सवाल जेईई एडवांस 2011 का सिंगल करेक्ट है आई बिलीव, है ना? 30 सेकंड फटाफट पोल कर दीजिए प्लीज। सवाल दिखने में सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में है। एबीसी रियल नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। पॉइंट एबीसी विद रेफरेंस टू ई, मतलब इस इक्वेशन ई में जो एबीसी सेटिस्फाई कर रहा है वो ऑल्सो लाई करता है इस प्लेन के ऊपर, ठीक है ना? एबीसी का मतलब हो गया एक्स की जगह ए, वाई की जगह बी, जेड की जगह सी सेटिस्फाई करेगा। तो वैल्यू ऑफ दिस कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बता दो। तो सर पहले एक काम करते हैं, यहां से हम इक्वेशन पे चलते हैं। दिस मल्टीप्लाइड बाय, एक बार बताओ, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक आपके पास में मैट्रिक्स आएगी जिसमें एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट होंगे। वो बराबर आप कर दीजिए नल मैट्रिक्स के, है ना? अब वो तीनों एलिमेंट बताने स्टार्ट कीजिए। पहला इससे इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज a प्लस 8b प्लस 7c बराबर नल मैट्रिक्स। यहां वाला एलिमेंट ये हो गया और ये 0 के बराबर कर दिया। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, दैट इज 9a प्लस 2b प्लस 3c। कोई भी शक्ल लिखकर नहीं भेज रहा, इतने सवाल करवा दिए यार। 7a 7b 7c दैट इज a प्लस b प्लस c बराबर 0, है ना? अब वो बोल रहा है कि इसको एक पॉइंट सेटिस्फाई करता है a कॉमा b कॉमा c। आप कोई भी एक नंबर उठा लीजिए जो आपको दिखे साफ साफ, जो इसको सेटिस्फाई करता हो, है ना? कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जो इसको सेटिस्फाई करता हो? तो सर इसमें तो हम बोल सकते हैं a बराबर b बराबर c बराबर 0। तो यहां पर a b c 0 आ गया, बट वो इस प्लेन के ऊपर नहीं लाई करता। एक ऐसा पॉइंट जल्दी से बताओ, है ना? अब आप यहां से क्या करोगे, यहां से आपके पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। सभी को आप चाहो तो a के टर्म्स में, सभी को b के टर्म्स में, या सभी को c के टर्म्स में निकाल लो। वो सारी वैल्यू जो a b और c के टर्म्स में आई है, ये वाला पॉइंट इसके अंदर रखना। आपके पास में a की वैल्यू या b की वैल्यू या c की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आप यहां रख देना, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? आंसर 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 ऑप्शन सी। क्या आंसर आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है ये बताइए प्लीज। 7 इज द करेक्ट आंसर या 6 इज द करेक्ट आंसर? हाँ 1 - 1 ऐसा कुछ आता है मेरे ख्याल से, हाँ देख लेना वो। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, डी या फिर सी? एक सेकंड एक सेकंड, उड़ी बाबा, मैच अंदर ही आके देख ले, आवाज जा रही है तेरी वहां तक। बच्चों को मुश्किल से मैंने इनका मन मार के बिठाया पढ़ने के लिए, उधर से चौका लगा दिया, छक्का लगा दिया। ऑप्शन डी, चलिए जी, ऑप्शन डी आपका आ गया है। 55% जनता का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जेईई एडवांस 2019 का मल्टीपल करेक्ट है। 30 सेकेंड, हाँ 30 सेकेंड में आंसर दीजिए प्लीज। आई बिलीव कर लेंगे आप ये। अब डू इट बाय योरसेल्फ में चला गया, आंसर मैंने आपको बता दिया है जी। चलिए अगला सवाल। हाँ भाई साहब बाहर एकदम मजमा लगा रखा है, चौका लग गया। मैं ध्यान से देखना कहीं चौका ना लग जाए, बाकी लोग सामने देखें। बारिश हो रही है तो ये भी मुझे लगता है फिर वही हाल है, ये रोहित शर्मा वाला देख रहे हैं मैच, है ना? एक सेकंड, ये तुम्हें कैसे पता बे? सर वी आर मॉडर्न स्टूडेंट्स एंड वी आर यूजिंग द फैसिलिटी। 2 टैब एक साथ खोलने का जो हमारे पास आनंद है ना, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बगल वाले में जियो सिनेमा खोल रखा है क्या? बदतमीजो, इधर पढ़ लो। सर एम और एडजॉइंट ऑफ एम हमें दे रखा है, ए और बी रियल एंट्रीज है, हमें इन सारे ऑप्शंस में से इज आर करेक्ट बताना है। तो मैंने कहा फटाफट बताओ भाई,
इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपने निकाल ली होगी, बिकॉज ये पूरा का पूरा एडजॉइंट ऑफ एम की डिटर्मिनेंट वैल्यू आती है, सॉल्व करने पर आप देखोगे वो आती है 4। हाँ निकाल सकते हो ना। हाँ मैंने भी सॉल्व की थी, तो -1 इंटू 6 -6, फिर -1 इंटू -8 +10 और -1 इंटू 24 -30। ठीक है, है ना सर। ये आ जाएगा आपके पास में 0 और ये आ जाएगा सर कितना +2, तो ये हो जाएगा -2 और ये कितना हो गया -6, तो ये +6, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी 4 आ जाएगी। तो यहां से आप बोल सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ एम क्या होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एम का स्क्वायर बराबर 4। यहां से आप बोल सकते हो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एम या तो प्लस आएगी या -2 आएगी। कोई ऑप्शन ऐसा है? नहीं सर, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है भाई, जैसे अब ए और बी पे हम जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक एडजॉइंट एम दे रखी है, एक मैट्रिक्स और एक उसका एडजॉइंट दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऐसे थोड़ी चल रहा था जब पढ़ा रहा था, बाप प्रॉपर्टी, सबसे प्रॉपर्टी, सबसे मेन प्रॉपर्टी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सर। व्हाट इज एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम? व्हाट इज एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम? तो 0 1 a 1 2 3, यहां से आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो m तो ये हो गया, एडजॉइंट ऑफ m क्या हो जाएगा, -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। ध्यान से देखना, वी नो ये आंसर क्या आता है सर, ये आता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ m इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही जवाब आता है भाई, उसको अंदर भेजोगे तो यही जवाब आएगा। चलिए अब यहां से डिटर्मिनेंट वैल्यू पता करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे ये वाला एलिमेंट आप निकाल सकते हो, जिसके लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये कितना आ जाएगा, 1 -12 + 9। ठीक है, तो 1 -12 + 9, सर ये कितना आ रहा है, 1 -12 + 9, तो ये हो गया 10, ये आ रहा है -2। तो यहां से आप बोल सकते हो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ m बराबर है -2 के। है ना, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ m किसके बराबर है, -2 के। कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है भाई, अब एक ऐसा बना लो जिसमें a आता हो। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट निकाल लेते हैं जिसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यूज होगा। तो ये 0, ये हो जाएगा 8 -5a बराबर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ m जो कि -2 के बराबर है। तो 10 बराबर 5a, a की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। अब एक ऐसा बना लो जिसमें b आ जाए, तो ये और ये ठीक रहेगा सर, जिससे इसके बराबर कर दो, तो ये आ जाएगा -3 + 2b, और ये भी मेरे ख्याल से शक्ल ही है यार, -3 2b -1 बराबर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ m दैट इज -2। तो 2b बराबर 4 में से दोगे 2, b की वैल्यू आ गई 1, b 1 है a 2 है, इन दोनों का सम 3 आ गया। ये ठीक है सर, क्लियर है ना, खत्म। हाँ ऐसा नहीं है कि आप इसका कोफैक्टर निकालने चले जाओ, वहां मत जाइए प्लीज, उतना करने की जरूरत भी नहीं है। m इंटू एडजॉइंट ऑफ m, जो बाप प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैक्सिमम प्रॉपर्टी यूज होती है जो, तो दोनों एडजॉइंट मतलब दोनों मैट्रिसेस साथ दिख रही है तो मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर आएगा। यहां से डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई, ये आ गया। अब आपको इसको तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी का खेल है भाई, तो ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ m² की डिटर्मिनेंट वैल्यू। सर एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स, मतलब ये अगर मैट्रिक्स x है तो इसका क्या हो जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, उसकी पावर में ऑर्डर से एक कम, ऑर्डर 3 है तो ये वाली चीज, नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट वैल्यू की पावर 4। इसकी वैल्यू -2 है तो इसकी पावर 4 आ जाएगा 16। भैया बोल रहे हैं 81, गलत बोल रहे हैं। ये आपको दोनों प्रॉपर्टी सिखा रखी है बेटा, एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स, ये दोनों पहली चीज तो बराबर होती है ना, ये और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों ही ऐसे लिखे जा सकते हैं। ये हो जाएगा 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स। अब एक बार बताओ, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स, तो वो होता है सर m अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ m। तो दिस इज 2m अपॉन -2, तो ये आ रहा है सर -m के बराबर। ठीक है, कोई भी कैलकुलेट नहीं करना है, प्रॉपर्टी खेलनी है। बताया गया था ना कि प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। m इंटू अल्फा बीटा गामा, मेरे ख्याल से कर लोगे यार इसको, है ना। m इंटू अल्फा बीटा गामा की बात कर रहा है। जैसे m मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपके पास में, कोई तो बोल दो, 0 1 a की वैल्यू आपने निकाली 2, फिर ये है सर 1 2 3, फिर 3b1, b की वैल्यू 1 है तो 3b1, तो ये हो गया ये इंटू अल्फा बीटा गामा, और ये किसके बराबर है भाई, 1 2 3 के।
यहां से 3 इक्वेशन, 3 अननोन इक्वेशन बना लेंगे आप, है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? 3 इक्वेशन 3 अननोन बना लोगे ना। जैसे फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई करो, सर ये कितना हो जाएगा? बीटा प्लस 2 अल्फा, बीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 1। सर ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा बराबर 2। और सर ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3। अब यहां से जो अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई कर रहा है वो इसमें आंसर 3 आता है कि नहीं वो निकाल लेना भाई, है ना? और डायरेक्टली यहां से बन सकता है क्या? अल्फा माइनस बीटा, है ना, प्लस गामा, देख लेना कुछ बनता हो तो, ठीक है ना? ये सही बनेगा मेरे ख्याल से। तो इसका आंसर जो है वो इफेक्टिवली ए सी डी है। बी इज द करेक्ट रॉन्ग आंसर, ए सी एंड डी। बहुत ही आसान सा सवाल, इस पे लोगों ने सही जवाब ज्यादा दिया है। 40% जनता ये भी बोल रही है कि ये सही लिखा हुआ है। भाई साहब क्या भांग खा रखी है क्या? है ना? और खा रखी है तो प्लीज छोड़ दीजिए, आ जाइए। जीडीपीडी है ना? कोई दिक्कत किसी को? आ जाइए। व्हाट इज जीडीपीडी भाई? आ जाओ। अब मेरी बात ध्यान सुनना, फटाफट सेट थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज टाइप ऑफ सेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? प्रिंटिंग मिस्टेक, काय का प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट? जो सही है वो बताओ ना आप, ठीक है? अब आ जाइए इधर से, फटाफट टाइप्स ऑफ सेट की बात कर लेते हैं। सिंगलटन सेट तुमसे ज्यादा अच्छा कौन जानेगा? सिंगलटन सेट वो वाला सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे ये वाला सेट हो गया जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जैसे यहां पे आपने 3 लिख दिया, ठीक है? जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 1, समझ में आती है बात? उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट हो, है ना? अब आ जाइए सर फाइनाइट सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जिसमें क्या हो? काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसमें आप एलिमेंट्स काउंट कर सको, ठीक है ना? जैसे उसमें 5 एलिमेंट हो, 50 एलिमेंट हो, 25 एलिमेंट हो, 11 एलिमेंट हो, 1 करोड़ एलिमेंट हो, जिनको आप गिन सको। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है सर? इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है? बस नाम है, सुनते जाओ। सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, फाइनाइट सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, इसको डिनोट करते हैं फाइव से जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। इसको किससे डिनोट करते हैं? फाइव से जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है? इक्वल सेट, दो सेट को हम इक्वल कब बोलते हैं? ध्यान सुनना प्लीज। दो सेट को हम इक्वल तब बोलते हैं, ध्यान सुनना, पहली चीज जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, ठीक है? दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो और सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना? या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होनी चाहिए एंड ऑल एलिमेंट्स आर सेम, दोनों में एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए आपने बोला अल्फा है, अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड अल्फा इज लेस देन 3, ठीक है? और एक सेट बी मैंने आपको बोला एक्स है, एक्स इज सच दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या ये दोनों सेट इक्वल है? जल्दी से देखकर बताइए, है ना? आ जाइए। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या ये दोनों सेट इक्वल है? सर हम उन दोनों सेट्स को इक्वल बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हो और सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो नेचुरल नंबर जो 3 से छोटे हो 1 और 2, और इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस दैट आर सर आल्सो 1 और 2, तो इनमें दोनों में दो एलिमेंट्स है और दोनों एलिमेंट्स भी सेम है, तो यस दीज सेट्स आर इक्वल। समझ में? इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं? बस दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होनी चाहिए।
दोनों में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे मान लो मैंने आपको एक सेट बोला सर ये वाला 1 2 3 और दूसरा सेट बोल दिया मैंने 4 5 6, तो दीज टू सेट्स आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है। इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वल होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने के साथ साथ एलिमेंट सेम होने भी जरूरी है। एसएमजे की झड़ी लगा दीजिएगा प्लीज, है ना। तो ये दोनों सेट आपस में कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट बट नॉट वाइसी वर्सा। सारे के सारे सेट जो इक्वल होंगे वो सारे के सारे सेट जो इक्वल होंगे वो इक्विवेलेंट भी होंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर तो होते हैं। बट जितने भी इक्विवेलेंट सेट होंगे वो इक्वल हो ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है ना। अब कौन सा बच गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, वैसे तो ये सर क्वेश्चन में गिवन होगा, पहली चीज तो क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। दूसरा, अगर आप इसके लिए लिखना चाहते हो तो एक ऐसा सेट जिसमें सवाल में चल रहे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के एलिमेंट्स उसमें समा जाए। समझ में? लिख लीजिएगा। ये बात से समझने में थोड़ी कम आती है, एग्जांपल से समझाता हूं। यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? मान लो एक सवाल है कोई भी जिसमें एक सेट है 1 2 3, एक सेट है सर बी 2 3 4 और एक सेट है सर दैट इज सी 5 और 7। ये ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको यहां बताई, यूनिवर्सल सेट सवाल में गिवन होगा। ठीक है, और वो सवाल में ऐसे गिवन होता है कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर लाई करते हैं। ठीक है ना। अब इसका यूनिवर्सल सेट आप ये भी बोल सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। या फिर आप इसका यूनिवर्सल सेट कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है ना, इसीलिए तो ये सवाल में गिवन होता है। 1 2 3 4 5, ये 6 हटा दीजिए, ये लो। हाँ, ये भी इसका यूनिवर्सल सेट है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। कितने लोगों को बात समझ में आई? तो यूनिवर्सल सेट जो है वो आपको सवाल में गिवन होगा, टेंशन ही खत्म सर। और वैसे क्या होता है सर, एक सवाल में जो चर्चा जिन सेट की हो रही है उसके उन सभी के एलिमेंट्स मिलाकर उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। देख लो, इसमें कहीं पर भी 6 नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट है। इसमें कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट ये सारे इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। बराबर भी हो सकते हैं प्रेजेंट होने के बाद में, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। एसएमजे कुछ लोग बोल रहे हैं सर यहां पे तो 8 है ही नहीं, तो मैंने कहां बोला, यूनिवर्सल सेट उसको बोलते हैं इन सारे के एलिमेंट्स यूनिवर्सल में प्रेजेंट होंगे। मैंने ये थोड़ा बोला सिर्फ इतने ही प्रेजेंट होंगे, एक्स्ट्रा हो सकते हैं, एक्स्ट्रा हो सकते हैं, एक्स्ट्रा हो सकते हैं। हाँ, फिर एक बच्चा बोले सर मैं तो ऐसे यूनिवर्सल सेट ये लिखूंगा। अरे तभी तो बोला भाई, तभी तो मैंने बोला तुझे कभी भी किसी भी सवाल में यूनिवर्सल सेट नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज इसके यूनिक आंसर नहीं आते, बहुत सारे जवाब लिखे जा सकते हैं, इसीलिए ये सवाल में गिवन होता है। नहीं समझ में आई? आ गई, लिखो। बुड़बक कहीं के, आ जाइए। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सबसेट्स एंड नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, हाँ ना। इफ all the elements of set A are present in set B, then A is called subset of B and B is called superset of A, है ना। अगर A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं तो A जो है वो B का सबसेट कहलाएगा। एग्जांपल से मैं आपको बात समझाता हूं। मान लेते हैं कि एक ये वाला सेट है 1 2 3 और B ये वाला सेट है 2 4 1 5 3, है ना। तो इस केस में मैं ये बोल सकता हूं कि A के सारे एलिमेंट्स 1 2 और 3 इसके अंदर प्रेजेंट है,
दैट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी। लिखने का तरीका क्या है, ऐसे इलोंगेटेड सी आता है, ठीक है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। जब भी ऐसा लिखा हुआ दिखे दैट मीन्स या तो वो बोले, ठीक है, या तो वो ऐसे लिख दे ये वाली बात कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या फिर वो ऐसे लिख दे मैथमेटिकली साइन का यूज करके। तो सर इसको हम क्या बोलते हैं, ये दोनों बातें सेम लिखी हुई है। वो बात आपने अंग्रेजी में लिखी है, ये मैथमेटिक्स में लिखी है। ए के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। है ना, क्या मेरी बात समझ में आती है ना। फिर जैसे एक सेट ये देख लीजिए 2 और 5, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सी के सारे एलिमेंट्स भी बी में प्रेजेंट है, तो सी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ बी। क्या मैं ये सब बोल सकता हूं, ईमानदारी से बताना। हाँ सर, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सी जो है वो ए का सबसेट है? नहीं सर, सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। सी ए का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि सी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो व्हाट इज सबसेट? कितने लोगों को बात समझ में आई? व्हाट इज सबसेट, ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। ये कौन है भाई? गजब के लोग हैं। कब चालू होगा फंक्शंस? गजब भैया, सल्यूट है तुम्हें, तुम्हारी ढीठ पने को सल्यूट है वास्तव में। मैं सोच रहा हूं समझ जाएंगे। अभी बेटा कम से कम 7 लेक्चर और लगेंगे फंक्शन स्टार्ट होने में, ठीक है। गजब। और ध्यान रखना प्लीज, अभी मैं सही मोड में चल रहा हूं, वरना मेरे पास है ना एक चैट टर्न ऑफ मोड भी है, हाँ, जिसमें मैं पता अभी तो मैं क्या करता हूं, जब हाँ मैं आपको बता देता हूं, डरा नहीं रहा हूं, मैं ऐसे फैमिलियर करवा रहा हूं आपको। जैसे अपने जब आप क्लास में घुसते हो तो आप बच्चों को अपने टीचर का नेचर पता होना चाहिए, और टीचर को अपने बच्चों का नेचर पता होना चाहिए। तो तुम्हारा नेचर मुझे धीरे धीरे तो समझ में आ रहा है ना। तो मैं एक नेचर बता देता हूं। हाँ, अभी मैं कब चैट टर्न ऑफ किए, थोड़ा याद कीजिए, रिकैप कीजिए। जब मैं क्लास को एक्सटेंड करना हो, टाइम हो गया तब मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूं, वरना मेरे पास एक मोड और है, मैं क्लास में घुसते ही चैट ऑफ कर देता हूं, ठीक है। ये कहां पर सर? ड्रॉपर में। ऐसे ही, क्योंकि ड्रॉपर में क्या है, 2 साल का सिलेबस एक जगह पढ़ाना होता है, टाइम इफेक्टिवली वैसे ही कम होता है। तो वहां पर भी तुम्हारे जैसे चमन और चोमू कई आ जाते हैं, तुम्हारे जैसे, मतलब समझ गए होंगे जिनसे मैं बात कर रहा हूं। तो वो भी ये बोल रहे सर मत पढ़ाओ और मत पढ़ाओ, तो वो बातें कहीं ना कहीं दिमाग तक ना पहुंचे, इसलिए फिर मैं ये रोक ही देता हूँ। हाँ, 45 मिनट पढ़ाने के बाद फिर चैट ऑफ पूछा कि सब समझ में आ गया, कोई जीडी बीडी तो नहीं है? बच्चे ने बोला सर एकदम बढ़िया, फिर वापस चैट ऑफ, फिर पढ़ा दिया। तो तुम बता देना कि जब तुम तैयार होगे सर वो वाला मोड ले आओ, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि सी जो है वो ए का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है, सी बी का सबसेट है, सॉरी सी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, सी बी का सबसेट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स की, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए इज 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, है ना। किसी भी सेट की अगर आपसे नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे जाए, किसी भी सेट की अगर आपसे नंबर ऑफ सबसेट पूछे जाए, मान लो मैं पूछूं कि सेट ए के टोटल कितने सबसेट्स हो सकते हैं, तो जितने उसमें एलिमेंट्स हैं उनको 2 की पावर में रख दो। समझ में आएंगे? नहीं समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। एक सेट है 1 2 3, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? टोटल सबसेट्स जल्दी से बता दो सर। टोटल सबसेट्स हो जाएंगे, आपने बोला इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट जानना चाहते हो, दैट इज 2 की पावर 3। सर टोटल 8 सबसेट आएंगे। क्या वो 8 सबसेट आप लिख सकते हो? हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिखा, क्या ये इसका सबसेट है? तो आंसर इज यस, बिकॉज ये वाला एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। क्या ये सेट इसका सबसेट है? तो आंसर इज यस। सर ये भी इसका सबसेट है। अब 2 वाले गिनो, 1 2 क्या ये इसका सबसेट है? आंसर इज यस। 1 3 यस सर। 2 3 क्या ये इसका सबसेट है? हाँ सर। सर 1 2 3 क्या ये भी इसका सबसेट है? जो आपको डेफिनेशन बताइए आप तो वो लगाओ। हाँ सर बिल्कुल सही, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। मैंने डेफिनेशन में कुछ और लिखा है क्या कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में प्रेजेंट हो तो ए बी का सबसेट कहलाएगा? क्या मैंने उसमें यह बोला कि एक्स्ट्रा एलिमेंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? नहीं ना। तो अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली सर ये भी इसका सबसेट है, और ये होता है फाई, ठीक है। बस याद रख लेना हमेशा, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट।
है ना। आप इसके लिए एक दिमाग में पिक्चर याद रख सकते हो मीम के तरीके से, कि जब भी सबसेट की बात कहीं पर भी होती है तो वो मनोज वाजपेयी वाला जो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला सीन है, चल 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 गाड़ी निकाल हम फर्स्ट। तो जहां पर भी सबसेट की बात आती है सबसे पहले ये गाड़ी निकाल लेता है भाई, ये वहां पे सब जगह पहुंच जाता है। ठीक है, तो फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ध्यान से देखना भाई, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ये रहे वो 8। ठीक है, इसको पीएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काउंट कर सकते हो कि इसमें से सर ये 8 कैसे आया होगा, तो 3 में से आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो, 3 में से कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, 3 के 3 ले लो, और 3 में से आप कोई भी एलिमेंट ना लो। कोई भी एलिमेंट ना लो मतलब सर ये बन जाएगा, है ना। तो सर ये बाइनोमियल सीरीज, इस पूरे का जवाब आएगा 8। चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा जवाब 2 की पावर 3 एंड दिस इज 8। ठीक है ना। कितने लोगों को बात समझ में आई, है ना। अब बात आती है सर प्रॉपर सबसेट की। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है यहां समझो। प्रॉपर सबसेट में खुद को छोड़ दो बस, क्योंकि जब आप सबसेट किसी सेट के सबसेट लिखने जाओगे तो वो सेट खुद भी आएगा, बस इसको छोड़ दो। ये बाकी जो बचे ये सारे के सारे प्रॉपर है। डेफिनेशन वाइज अगर आप जाना चाहो तो प्रॉपर सबसेट उसको बोलते हैं एक ऐसा सबसेट जिसके एलिमेंट्स इसके अंदर लाए करें और इसमें कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बच जाए, उसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। जैसे ये वाला क्या प्रॉपर सबसेट है, तो ये एलिमेंट इसके अंदर लाए कर रहा है, इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बच गया। क्या ये प्रॉपर सबसेट है, तो हां सर, ये वाले एलिमेंट्स इसके अंदर लाए कर रहे हैं, कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बच गया। तो व्हाट इज प्रॉपर सबसेट, खुद को छोड़ दो, क्योंकि जब सबसेट की लाइन लिखी जाएगी सारे के सारे लिखे जाएंगे तो ये सेट खुद भी आएगा, इसको आप छोड़ दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आती है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की अगर मैं बात करूं, यहीं पे लिख लीजिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो दैट इज 2 की पावर एन ए, टोटल में से -1 करना है। ठीक है, पावर में से एक कम मत कर देना। ठीक है, और ये -1 किस वजह से आया, किसको एक्सक्लूड किया, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, एक्सक्लूडिंग सेट ए। आई होप एंड बिलीव दिस इज क्लियर। सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, सबको समझ में आए होंगे, है ना। एसएमजी लिखकर भेजिएगा प्लीज। चलिए जी, ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात कर लेते हैं। उस पर जाने से पहले आ जाइए एक सवाल, बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है। जेईई मेंस 2024 में आया, ऐसे सवाल 23 में भी आया, 22 में भी आया, 21 में भी आया। समझ में आया ना। इसको आप लिख लीजिएगा प्लीज, रिपीटिंग टाइप का है। शुरू हो जाओ। ठीक है, ये कैसा सवाल है सर, ये सीजनल सवाल है, हर बार हर सीजन में आता है। सीजनल क्वेश्चन 100% आएगा, आपके पेपर में भी आएगा। यस, जल्दी से टाइमलेस पोल कंडक्ट करवा रहा हूं, शुरू हो जाओ। सीजनल सवाल है, मतलब जैसे ही जेईई मेंस का सीजन आएगा तो ये सवाल आ जाता है। ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट विद एम एंड एन एलिमेंट्स। सेट और ए और बी फाइनाइट सेट है। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n। सर सेट बी में तो सर एक बच्चे ने बोला सर सेट बी तो ये हो गया, मैंने कहा कैसे भाई, ध्यान से देखना भाई साहब एकदम इतना दिमाग यूज कर लिया, मतलब सर देखो n से n कैंसिल, मैंने कहा हाँ। b बराबर क्या बचा सर 1, सेट में ऐसे लिख दो। हे प्रभु ऐसा ना करना भाई। ठीक है, ये जो n है दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट, दिस रिप्रेजेंट्स कि उसका अमाउंट n है, ऐसा मत कर देना भाई। इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, एक बार बताओ इसके टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, ts टोटल सबसेट्स दैट इज 2 की पावर m। इसके टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे सर, दैट इज 2 की पावर n। अब वो क्या बोल रहे हैं ध्यान सुनना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए के सबसेट्स इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी। सेट बी के जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है इसमें अगर आप 56 जोड़ दो तो आपका जवाब ये आएगा, है ना। वेयर एन एम एंड एन आर होल नंबर्स, बिकॉज एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो 0 या 1 या 2 या 3 इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसको आप बोलोगे कंस्ट्रेंट इक्वेशन जिसमें एक अननोन है और
सॉरी एक इक्वेशन है और दो अननोन है। बेसिकली अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखो तो 2 की ऐसी कौन सी दो पावर्स है जिनका डिफरेंस 56 आता है? 2 की ऐसी कौन सी दो पावर्स है जिनका डिफरेंस 56 आता है? पहले तो आप यहां तक पहुंचे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिख लिए। वो बोल रहे हैं सेट ए के जितने सबसेट्स होंगे वो सेट बी के सबसेट से 56 जाता है, तो हमने सेट बी के सबसेट में 56 जोड़ दिया, ये आ गया। इस सवाल को ध्यान से देखिए प्लीज। ये ऐसा लिखा हुआ है कि 2 की कौन सी दो पावर्स के बीच का डिफरेंस 56 आता है? आ जाइए, ठीक है, हाँ है ना, जल्दी से बताओ। तो सर हमें पता है 2 की पावर 1 से स्टार्ट करूं तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। 64 में से 8 गए तो 56 बचेगा क्या? है ना सर, ये तो बढ़िया हो गया, है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं सर 56 को हम लिख सकते हैं दैट इज 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 3। बस अब डायरेक्टली कंपेयर करवा दो। अब इसको कंपेयर करवाने के वक्त बच्चे के दिमाग में आया कि सर आपको कैसे पता कि ये सिर्फ 2 की पावर, दो ही ऐसी पावर्स है जिनका डिफरेंस 56 आएगा? मैंने कहा हाँ, बाकी आप चेक कर सकते हो, किसी भी दो पावर्स का डिफरेंस 56 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, हाँ है ना। तो m आपके पास में हो गया 6 और n हो गया 3 ऑन कंपेयरिंग। जब जब गणित में कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनती है, कंस्ट्रेंट मतलब जहां पर अननोन होते हैं, दो इक्वेशन होती है एक, तो वहां पर ऐसी ही इनको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। साफ साफ सबको दिखाई दे रहा है कि सर ये दोनों अननोन है m और n। गणित के अगर हम हिसाब से चलें तो दो इक्वेशन है तो सॉरी दो अननोन है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए, बट यहां पे अननोन तो दो हैं बट इक्वेशन एक ही है। तो इन ये जो इस इक्वेशन इस टाइप से बनती है, ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशन क्या सर, ये किसी इंस्टेंट पे एक बार ही 56 के बराबर होगी, वो आपको चेक करना पड़ेगा, आप फटाफट निकाल सकते हैं, है ना। क्या मेरी बात समझ में आती है? है ना, बिल्कुल सही, है ना, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देने का बहुत सारे लोगों का तरीका ये भी होता है कि 2 की पावर n कॉमन ले लो, ठीक है, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, ये एक इवन नंबर है, ये एक ऑड नंबर है ना। अब आप इसको इवन और ऑड नंबर में ब्रेक करके लिख लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? 56 को आप एक इवन और एक ऑड नंबर के मल्टीप्लीकेशन में तोड़ के लिख दो, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड को। अब वो एक्सप्लेनेशन के अंदर, थ्योरी के अंदर घुस रहे हैं, बट द अल्टीमेट रियलिटी इज जो मैंने अभी आपको बोला, जहां पर आपको इक्वेशन एक अननोन दो दिखे तो वो कैसी इक्वेशन होती है लिख लेना, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। वो किसी ना किसी मूवमेंट पे सही हो रही होंगी, उस मूवमेंट तक आपको पहुंचना है, समझे कि नहीं समझे, है ना। अब इसमें से आप n भी कॉमन ले सकते हो, ये क्या हो जाएगा सर, ये इवन, ये होता है इवन में से एक घटा दिया ऑड, 56 को इवन इंटू ऑड लिख के दिखाओ। अब आप ऐसा लिख सकते हो, यहां पे 56, यहां पर एक ऑड आपने ये लिख लिया। अब यहां से कंपैरिजन करोगे तो यहां से मेरे ख्याल से m और n की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। और कैसे लिखोगे, है ना, 7 8 या 56 होता है क्या, तो यहां पे 8 लिख लिया, यहां पे 7 लिख लिया, ऐसे इन सभी पॉसिबल केसेस के लिए m और n निकालो तो वही आंसर आएगा, सिर्फ ये m 6 और n 3, है ना। हाँ यहां पे ये आ जाएगा, इसको बराबर करोगे तो मतलब आपने 2 की पावर n को 8 के बराबर किया। दूसरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है बेटा? हाँ ये थोड़ा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन बच्चों को सुनने में अच्छा लगता है ये, कि हाँ सर यहां पे हमारी वैल्यू बनाकर इक्वेशन बनाकर आंसर आया। तो m माइनस n बराबर 8, तो जो आपकी n की वैल्यू है वो 3 है। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, ये 8 हो गया ना, तो ये 2 की पावर 3 आ गया, तो यहां पर आएगा 3, ये आपके पास में कितना है 3 है, इधर लेके जाओगे तो 6। तो सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हो, दूसरा मेथड भी है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, क्या बोलते हो SMJ? पी एम कॉमा एन का एक पॉइंट बनाना है 6,3 का, क्यू जो है वो -2 -3, इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू लगवा रहा है। 6 में से -2 गए 8 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 64 और 36 100 का रूट इज 10, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। SMG बोलो भाई, तुम देख तो बोलते नहीं हो, 60 अभी भी। चलो ये अच्छी बात है कि आज पलड़ा भारी होकर 55 से 65 तक पहुंचा है, बट सिर्फ 65, ये तो आसान सवाल है यार। है ना SMG, क्योंकि उसने पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस पूछा है, बस एक्स्ट्रा कैलकुलेट करवा लिया। ये है मैथमेटिक्स के चौंचले
है ना, सिर्फ अकेला ऐसा ही सब्जेक्ट है भाई, क्या कर सकते हैं। आ जाओ, ऑपरेशन ऑन टू सेट्स की बात करते हैं, किस किस प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, मेजरली जो हमारा काम आने वाला है वो तो है सर, एक तो यूनियन, सिंबल होता है इसका इलोंगेटेड यू सर, दूसरा होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, जिसका होता है उल्टा यू, ठीक है। फिर आता है सर हमारे पास में डिफरेंस, डिफरेंस जिसमें बीच में सिंबल आएगा माइनस साइन का। फिर आता है सर सिमेट्रिक डिफरेंस। आई होप आपने ये कहीं ना कहीं देखे होंगे, नहीं देखे तो सुन लो, एक बार में ही बात समझ में आ जाएगी। सिमेट्रिक डिफरेंस जिसका सिंबल होता है डेल्टा या फिर गोले के अंदर प्लस साइन, ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, और एक और ऑपरेशन बच गया दैट इज कॉम्प्लीमेंट, वो अभी बता दूंगा इसके बाद में। व्हाट इज यूनियन? अगर मान लो आपको बोला जाए कि दो सेट है, ध्यान सुनना, दो सेट है 1 2 3 4 एंड 5, और दूसरा सेट है सर 2 7 9 8 1। आपसे मैंने पूछा कि मुझे इन दोनों का यूनियन चाहिए, लिखने का तरीका हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है, हाँ है ना। लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, सुनते जाना आराम आराम से। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि सर इसके एलिमेंट्स भी, ये एक सेट बनेगा, इसके एलिमेंट्स भी इसमें पटक दो, इसके एलिमेंट्स भी इसमें पटक दो। एक बेचारा अभी भी मेरे को चैट में एक डब्लू मिल गया, बोले सर ये तो क्लास 11th का है। कितना भोला है यार, मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि जिंदगी चलेगी कैसे। चलो मैथमेटिक्स की क्लास में तो मैं संभाल ले रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है, अभी रुक तो जा, आने तो दे मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, सीधा पहुंच जाऊंगा वहां तक। अभी मुझे पता है तुम सब हीरो हो, ये तो हमें आता है, अच्छी बात है ना, आता है, सुनते जाओ। कहां पे कुछ दिक्कत हो रही है क्या, कहीं पे फुंसी फुंसी थोड़ी हुई है, नहीं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम सुनते जाओ। अच्छा है ना भाई कि आपको कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो यू ऑलरेडी नो दैट, बहुत अच्छी बात है। जहां पे समझने वाली चीजें आएंगी वहां दिमाग लगाना। इसीलिए आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा सा हल्की सी एक पेस पे चल रहा हूं, हल्की सी पेस पे, ज्यादा तेज तो अभी भी नहीं चल रहा हूं। तो यूनियन में क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स एक जगह पटक देते हैं। बस ये ध्यान रखना, आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 और 5, ये पांचों एलिमेंट्स तो आएंगे। 2 ऑलरेडी है, 7 नहीं है जी, 7 लिख लो, फिर 9 नहीं है और 8 नहीं है, 7 9 8 नहीं है, 1 ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास में आ गया ए यूनियन बी। व्हाट डू यू मीन बाय सर ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, यूनियन समझ में आया, यूनियन का मतलब होता है कंबाइंड, दोनों के मिलाकर। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे, वो वाले एलिमेंट्स बताओ जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन हमारे पास में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स है, 1 और 2, तो इंटरसेक्शन इज 1, 2, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 1, 2 आएगा सिर्फ। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस? डिफरेंस को लिखने का तरीका ये होता है जी कि सेट ए में से सेट बी घटा दो या फिर सेट बी में से सेट ए घटा दो। पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूं, आराम सुनना। हाँ, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, बिकॉज जहां पर आप अपना दिमाग लगाते हो वहीं फंस जाते हो। जैसे मैंने एक बच्चे को बोला कि ए में से सेट बी घटाओ, तो उसने क्या किया, सेट ए में से सेट बी पता है कैसे घटाया, 2 और 1 दोनों जगह कॉमन है, तो सेट ए के एलिमेंट्स बच के 3 4 5, 1 और 2 हटा दिए, और यहां बच के 7 8 9, ठीक है। बोले सर ये लो, ठीक है। फिर मैंने बोला ये तो गलत है, बोले सर अच्छा ये बी माइनस के बाद में है तो माइनस माइनस माइनस। अरे मैंने कहा क्या कर रहा है भाई, कुछ लॉजिक है? बोले नहीं सर, ठीक है, बिकॉज आप बिना डेफिनेशन के मूव कर रहे हो। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दीजिए, बी माइनस ए का मतलब होता है बी में से दोनों का कॉमन हिस्सा हटा दीजिए। लिखने में ऐसा ही लिखा जाता है कि सेट ए में से सेट बी घटा रहे हैं, बट उसका वास्तविक में मायना क्या है कि सेट ए में से सेट बी नहीं घट रहा है, सेट ए और बी का कॉमन पार्ट घट रहा है, समझ में आया? सेट ए में से सेट ए और बी का कॉमन पार्ट घट रहा है। सिमिलरली जब आप बी में से घटाते हो तो डेफिनेशन ये है कि बी में से ए और बी का कॉमन पार्ट घटा दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ए माइनस बी,
तो सेट ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट, मतलब सिर्फ 1 और 2 हटा दीजिए, तो एलिमेंट जो है वो सिर्फ सेट ए के बचेंगे, दैट इज 3 4 5। और अगर मैं आपसे पूछूं सेट बी माइनस ए, तो इसमें से 1 और 2 घटा दीजिए, यहां बचेगा सर 7 8 9। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। ठीक है, आ जाइए। सर व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक डिफरेंस? सर सिमेट्रिक डिफरेंस तो बहुत ही आसान है। सिंबल ये वाला, दो सेट का आपको सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है, या तो डेल्टा लगा देगा या गोले के अंदर प्लस साइन लगा देगा। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है जी a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन। ये जो दो सेट आपने निकाले हैं, इन दोनों का आप क्या कर लीजिए, यूनियन कर लीजिए। ठीक है ना। अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज a डेल्टा b, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, तो इन दोनों का यूनियन लेना है, तो दैट इज 3 4 5 7 8 9 आ जाएगा जी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3 4 5 एंड दिस इज 7 8 9। कोई दिक्कत है किसी को? एसएमजे की झड़ी। तो यूनियन समझ में आया, कंबाइंड दोनों के एलिमेंट्स एक जगह पटकने होते हैं। इंटरसेक्शन समझ में आया, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। डिफरेंस लिखने में a माइनस बी है, बट इसका एक्चुअल मतलब है कि a में से a और b का कॉमन पार्ट हटा दीजिए, और वैसे ही b माइनस ए का मतलब है कि b में से a और b का कॉमन पार्ट हटा दीजिए। अब इन दोनों का यूनियन लोगे तो ये बन जाएगा a डेल्टा b, डेफिनेशन इज दिस, और ये लिखा हुआ जी a डेल्टा b, है ना। ठीक है, तो ये चार ऑपरेशंस तो यहां हो गए। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी। कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका होता है ए डैश या फिर ए बार या फिर ए सी। ठीक है ना। कहीं पर भी कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लिखूं, इसका मतलब है कि सर हम बात कर रहे हैं, जैसे आप बोलोगे ए बार या फिर ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन सर कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इसका मतलब होता है नॉट ए। इसका मतलब क्या होता है, नॉट ए। दिस इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ये क्या है सर, ये है यूनिवर्सल सेट, नॉट यूनियन। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो मतलब सर कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट बताना पड़ेगा। बिल्कुल सही। मान लो एक सेट है जिसका यूनिवर्सल सेट पहले ही मैंने बोला सवाल में दे रखा होगा, तो 1 2 3 4 5 और सेट है जी 2,5। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट ए बार, तो आप बोलोगे सर यूनिवर्सल सेट में से जो 2 और 5 में आ गए उनको छोड़ दो, जो बचे उनका एक सेट बना दो, दैट इज 1 3 4। ये है ए कॉम्प्लीमेंट। कितने लोगों को बात समझ में आई, है ना? क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का आपको निकालना हो, समझे कि नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जांपल इसी में मैं एक सेट बी डिफाइन कर देता हूं, 1 2 3। मैंने पूछा कि व्हाट इज ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बता दो। मैं एक सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा हूं आपसे, तो जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा है पहले वो वाला सेट निकालो, फिर उसके एलिमेंट्स को छोड़ दो, जो बाकी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचे वो बता दो। तो आपको ए माइनस बी पहले मुझे बताना पड़ेगा। सर अगर हम बात करें ए माइनस बी की, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए में से वो वाला पार्ट हटेगा जो ए और बी में कॉमन है। एक बार बताओ इन दोनों में कॉमन कौन है? सर सिर्फ इन दोनों में कॉमन है 2। तो अगर ए में से मैं 2 हटा दूं तो कौन सा सेट बचा? सिर्फ 5 बचा। तो बेसिकली सर आप सिर्फ मुझे 5 का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए बोल रहे हो। यूनिवर्सल सेट में से 5 छोड़ दो, बाकी सारे के सारे, दैट इज 1 2 3 4। जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है पहले वो सेट निकालो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि उस सेट यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट छोड़ दो, जो बचा वो सारा का सारा। 1 2 3 4। समझे कि नहीं समझे? आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट लेना आया होगा। वेन डायग्राम की भी बात कर लें, लगे हाथ। जब बात इतनी दूर तक आई ही है तो छोड़े क्यों भाई, है ना? क्या बोलती पब्लिक, ईमानदारी से बताना। हाँ, ठीक है, चलिए हाँ देख लीजिए। छोटा सा पार्ट है, वरना फिर कल को कोई बोलेगा कि सर आपने वो तो बताया नहीं। आ जाइए। व्हाट इज वेन डायग्राम? सर ये जो आपने सेट लिखे हैं ना, इन्हीं को ही ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, व्हाट इज वेन डायग्राम? एक ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन का तरीका है।
ठीक है, जिसमें हम जो यूनिवर्सल सेट होता है वो एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से आप बोल दीजिए, ठीक है। ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, है ना, ऐसे। इसके अंदर हम दो सेट बनाते हैं, ध्यान सुनना, सेट ए, सेट बी, ठीक है जी, है ना। ईमानदारी से देखते रहना, फटाफट इसकी 2-3 कॉपी कर लेते हैं। ठीक है भाई, बस देखते रहो, वेन डायग्राम वही वापस। अब मैं यहां पे यूनिवर्सल सेट लिख देता हूं ऐसे, ताकि बार बार मुझे ये मोटा मोटा ना लिखना पड़े, ठीक है। चलिए फटाफट आप मुझे बताइए, हाँ, व्हाट इज इंटरसेक्शन या वेन डायग्राम, मतलब दो सेट आपने यहां लिख दिए, इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो सर ये वाला वो एरिया है जो दोनों में कॉमन है, तो जितना पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज उतना आप कॉमन कर दीजिए, मतलब शेड कर दीजिए, तो दिस पार्ट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन एरिया। मैं आपको पूछूं ए यूनियन बी, मतलब दोनों का एरिया कंबाइन कर दो, ए का एरिया प्लस बी का एरिया मिला दीजिए, तो ये वाला जो सेट आएगा, हाँ, अगर आपका ये लिखा हुआ है आप जानते हैं तो आपको लिखना नहीं है भाई, ठीक है, हाँ, डायरेक्टली सवाल सॉल्व कर लेना। दिस इज कॉल्ड एज ए यूनियन बी, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं ए माइनस बी, ध्यान सुनना, ए माइनस बी की डेफिनेशन आप अभी पढ़ के आए हो, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से ए और बी का कॉमन एरिया हटा दो, ए है भाई ये और कॉमन एरिया है ये, तो ए में से कॉमन एरिया हटा दो तो क्या बचा सर, बचा ये वाला, ठीक है ना। तो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए माइनस बी। अगर मैं यहां पर बात करूं कि मुझे बी माइनस ए बनाना है, सेम लॉजिक कि बी में से, सेट बी में से बी और ए का कॉमन एरिया हटा दो, हटा दो मतलब वो हटा दिया, तो पीछे कितना बचा सर, ये वाला एरिया बचा, ठीक है ना। इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, डिफरेंस हो गया, अच्छा दोनों को एक जगह बना दो, अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, मतलब सर ये वाला, तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया दोनों को कंबाइन करके, सर दिस इज ए डेल्टा बी, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सर हमारे पास में वेन डायग्राम हो गया। कोई बात परेशान कर रही है ना। ये सेट थ्योरी क्यों पढ़ाई जा रही है पता है, तुम्हें लग रहा है कि ऐसे ही सर दिस सेट थ्योरी विल बी एज इट इज एप्लीकेबल, जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा ये डायग्राम फिर आपको दिखाई देगी, तो सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात परेशान कर रही है इसमें, मुझे तो नहीं लगता कुछ है। सर कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे, तो मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट तू बता दे भाई, किसी भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट बनाना है, फॉर एग्जांपल किसी भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट बनाना है, जैसे मान लो ये आपके पास में ए है, ये बी है, मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहां पे छोटा सी लगा दिया। तो पहले आप एक काम किया करो, पहले खुद उस सेट को देखो, तो सर ए इंटरसेक्शन बी ये वाला एरिया है, अब अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो इस इतने पार्ट को छोड़कर बाकी जितना पार्ट बचा यूनिवर्सल सेट में वो शेड कर दो, रंगीन कर दो, तो ये लो सर, यूनिवर्सल सेट में जितना पार्ट बचा वो सारा का सारा इसके कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा भाई। ठीक है ना, देखो ध्यान से, तो दिस इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जिस भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो वो सेट उस उतने पार्ट को छोड़कर बाकी यूनिवर्सल सेट में आप सारा का सारा रंगीन कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट, ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज ए डेल्टा बी, अभी आपने निकाला था सर ए माइनस बी वाला एरिया, बी माइनस ए वाला एरिया, दोनों का कंबाइन, तो ये ए डेल्टा बी होता है। अब इसको छोड़कर जो पूरा बच रहा है वो आप शेड कर दीजिए यूनिवर्सल सेट में, ठीक है, इसको छोड़कर जो पूरा बच रहा है वो आप शेड कर दीजिए यूनिवर्सल सेट में, तो ये जो आपके पास में आएगा ये ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट। एसएमजे
किसी भी सेट का। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो ये लो भाई, ये ए है ये बी है, ए का कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो ए को छोड़कर बाकी सारा पार्ट रंगीन कर दो, तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ऐसे मुझे आसान सी बात है भाई। चलिए एक सवाल करें। हाँ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको कुछ वेन डायग्राम के थ्रू डाटा दे रहा हूं, आप मुझे आंसर बताना, ठीक है? वेन डायग्राम के थ्रू डाटा दे रहा हूं। शुरू 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 सवाल सॉल्व करना है। वेयर चलिए शुरू जी। हाँ आसान सवाल है। मैंने आपको एक वेन डायग्राम दे दिया, यहां से साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि किसमें कितने एलिमेंट्स हैं। बस आपको जो अंदर सेट लिखे हुए उन सेट को पहचानना है, उस पहचान से वहां एरिया पे पहुंचना है, उस एरिया में टोटल जितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनको जोड़ना है, आगे आंसर बताना है। हाँ है ना, जल्दी जल्दी जल्दी। सर जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूछा ए डेल्टा बी क्या वैल्यू होगी, समझने वाली बात है, ध्यान सुनना। जैसे आपने पूछा ए डेल्टा बी कौन सी वैल्यू होगी, मैंने पूछा ए डेल्टा बी बता दो। सर ए डेल्टा बी ये वाला एरिया होता है और ये वाला एरिया होता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। इस पूरे एरिया में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लिखे हुए हैं? सर ये लिखा हुआ है दैट इज 7 + 4, ये आ जाएगा 11, है ना, आराम से। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कौन सा एरिया होता है? सर ये पूरा एरिया होता है, ठीक है। ए यूनियन बी जो है ये पूरा एरिया होता है सर, दैट इज 7 + 3 + 4, ये आ जाएगा सर 14। इस पूरे एरिया को मिला लोगे ना, इतना एरिया, ये ए यूनियन बी है। आगे बढ़ते हैं, ए बार यूनियन बी बार। अब बच्चों को ये वाली चीज निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है, व्हाट इज ए बार यूनियन बी बार? ध्यान सुनना, यूनियन कैसे लेते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। वैसे तो आप चाहो तो डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हो, बट डी मॉर्गन्स लॉ नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये सारी चीजें वेन डायग्राम से ही आई हैं। जैसे पहले तो मैं आपको ए बार यूनियन बी बार सोचना सिखाऊंगा। आपने क्या किया, एक वेन डायग्राम बनाया, ठीक है, ये है ए और ये है बी, आराम से देखना। अब बच्चों को ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा एरिया है। मान लेते हैं सर ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड और ये है टी। हमें पता करना है कि व्हाट इज ए बार यूनियन बी बार, है ना, कि कौन कौन सा एरिया आएगा। ए बार मतलब सर्कल ए के बाहर, सर्कल ए के बाहर कौन कौन है? जेड और टी, देखते रहना, है ना। सर्कल ए के बाहर कौन कौन है? जेड और टी। सर्कल बी के बाहर कौन कौन है? सर एक्स और टी। अब जब आप यूनियन ले रहे हो तो मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए? एक्स प्लस जेड प्लस 2t या फिर एक्स प्लस जेड प्लस टी? ईमानदारी से बताइए प्लीज। एक्स प्लस जेड प्लस 2t लिखना चाहिए बिकॉज एक टी यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, या फिर मुझे एक्स प्लस जेड प्लस टी लिखना चाहिए? 2t आएगा कि सिंगल टी आएगा, 1 या 2? तो आंसर इज सर 1, क्योंकि आप इन दोनों का यूनियन ले रहे हो। आपने यूनियन में यह बात देखी थी कि अगर कोई चीज 2 बार आ रही है तो थोड़ी 2 बार लिख दोगे, काउंट वो एक ही बार होगी, काउंट वो एक ही बार होगी, समझे कि नहीं समझे? काउंट वो एक ही बार होगी। यस, दिस इज द वे। आप ये करेक्ट आंसर है और ये अगर लिखते हो तो ये इसका रॉन्ग आंसर है।
है ना। सिमिलरली आप ऐसे बोलो ना, मान लो मैं आपसे पूछूं कि ए यूनियन बी क्या है, तो ए के अंदर कौन कौन आ रहा है सर, एक्स कॉमा वाई, बी के अंदर कौन कौन आ रहा है, वाई कॉमा जेड। तो आप ए यूनियन बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखोगे कि एक्स प्लस 2y प्लस जेड लिखोगे, यहां पे सोच लो ना सर, दिस इज रॉन्ग दिस इज करेक्ट। यूनियन के वक्त दो बार अगर कोई चीज आ रही है तो उसको लिखते एक ही बार है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो वैसे ही आप मुझे बता दो व्हाट इज ए बार यूनियन बी बार, एक्स जेड और टी। तो एक्स की जगह है 7, जेड की जगह है सर आपके पास में 4 और टी की जगह है सर 5। ये कितना आ गया बेटा, 7 4 11 और ये वाली चीज आ जाएगी सर 16। कितने लोगों को बात समझ में आई? एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज, है ना। अब इसको डी मॉर्गन्स लॉ ये बोलता है कि दिस इज एज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या ये बात सही लिखी हुई है? बस यही डी मॉर्गन्स लॉ है। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया है, वाई, इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वाई को छोड़कर एक्स जेड टी, यही आपका क्या है सर, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। समझे कि नहीं समझे? रिपीट कुछ नहीं होता बेटा, आराम से देखो। हाँ। कैसे सर, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया होगा, ये वाई, कॉम्प्लीमेंट मतलब वाई को छोड़कर बाकी सारा, तो एक्स जेड और टी मिला दो, तो ये वाला भी एक्स जेड टी और ये भी एक्स जेड टी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर लिखे हुए हैं। एक पार्ट डी मॉर्गन्स लॉ का ये होता है, दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ का पार्ट ये भी होता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज एज सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है क्या? बट इज यूनिवर्सल सेट में से आप ए इंटरसेक्शन बी घटा दो, यूनिवर्सल सेट ये पूरा है, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी घटा दो, तो ये वापस से 7 + 4 + 5 आ गया, ये फिर से 16 आ जाएगा। और ये दोनों कैसे आपस में एग्जैक्टली सेम है जी। हाँ, क्योंकि जिस जिसका एरिया सेम आए कि ये वाला एरिया ये वाला एरिया ये वाला एरिया, तो वो दोनों रिलेशंस भी एकदम सेम होते हैं। ये क्या बोल रहा है, ए बार मतलब ए के बाहर, यहां आ जाइए, ए के बाहर कौन कौन है, जेड कॉमा टी, और बी के अंदर कौन कौन है सर, दैट इज जेड कॉमा वाई। इनका इंटरसेक्शन लेना है आपको, तो इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन कौन सा है सर, दैट इज जेड, और जेड मतलब सर ये वाला हिस्सा, जेड की जगह यहां क्या लिखा हुआ है सर, दैट इज 4। पहले आप इंडिविजुअली वेरीफाई कीजिए प्लीज, पहले आप आंसर इंडिविजुअली वेरीफाई कीजिए। 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 36 और 10 46, 46 और 10 56, 57, 57 और 4 61। 61 इज अवर एफएनएफ। अब आपकी कहीं पर भी गलती हुई है तो वो गलती आप पहचानेंगे प्लीज। 61 इज अवर एफएनएफ, वेन डायग्राम से चलता है, समझे कि नहीं समझे? आ जाओ, 2-4 फॉर्मूला लिख लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आपने देखा है। फिर आपने डी मॉर्गन्स लॉ देखा है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान सुनना, कि ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो, दोनों पे अगर कॉम्प्लीमेंट बांट देते हो, तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनियन। कैसा लग रहा है जी? सर ऐसा लग रहा है जैसे हम रिवीजन कर रहे हैं। मैंने कहा लगना भी चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग सो। अगर यही 3 वाला होता तो एक एक वाले जोड़ते, 2-2 वाले घटाते, तीसरे वाले का जोड़ देते। आई होप ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर होंगी, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैंने आपको सारी कहानी फिर से बता दी है, ठीक है, हाँ ना। चलिए, तो दिस इज द रिकैप ऑफ सेट थ्योरी एंड यू विल फील, आपने ऐसा फील किया होगा कि सर आपने लगभग सारी चीजें ही बता दी, और उतनी तो कम से कम बताई दी जो मैं यूज करने वाला हूं। आ जाइए, नाउ वी आर मूविंग टू, यहां से स्टार्ट होता है जी रिलेशन। आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ लिया हो, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाइए, डाउट्स, क्या डाउट है भाई? कोई ढंग का डाउट हो तो मैं तो बिल्कुल चाहूंगा, इच्छा होगी मेरी। सर लेकिन आपने तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं, तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही बताए हैं लिटिल गोलू।
तूने ये इसको ये मान लिया कि यहां पे 7 बैठा है, नहीं जी, मैं आपको डाटा करेक्ट कर देता हूं। यहां पे टोटल 7 एलिमेंट्स बैठे हैं इस एरिया में, यहां पे टोटल 3 बैठे हैं और यहां पे टोटल कितने बैठे हैं, 4 एलिमेंट्स बैठे हैं। बाहर वाले एरिया में 5 एलिमेंट्स बैठे हैं, ठीक है। सर आई हैव अ डाउट इन केस ऑफ दिस 7 + 4 - 3 because this intersection, right? yes बेटा ये पुरानी बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। Na का मतलब सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होगा। वाह, ये वेरीफाई करने पे लगे हुए हैं, आगे बढ़िए। यस सही है। एन से तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाते हैं, तो वैल्यू ऐड क्यों किया आपने, कहां कर दी भाई ऐड मैंने वैल्यू, क्या है भाई ये, ढंग की जगह पूछ जहां पे डाउट आया। इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट तो दोनों में कॉमन होगा ना, तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट या भी कॉम्प्लीमेंट, कहां पर बेटा, एक सेकंड, ये किसके लिए डाउट पूछा यार तूने। सर इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट तो दोनों में कॉमन होगा ना, तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे ना, ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट। किसके लिए बेटा, किसके लिए सब्ट्रैक्ट करके क्यों लिखेंगे, मैं 2 बार काउंट कर ही नहीं रहा हूं, एक ही बार काउंट किया। अब तू बोलता है कि सर ऐसा कर लो, x + z + t और t मिलाकर 2t, 2 बार काउंट कर लिया, एक बार t घटा दो, तो बात तो यही है ना। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द गामा पार्ट अगेन, व्हाट इज गामा पार्ट, ये वाला। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सर्कल के ए के बाहर वाला, तो z और t हो गया, ठीक है, तो z और t लिख लिया मैंने। कभी भी आपको कुछ सोचना हो तो आप इस डायग्राम पे आके सोचेंगे, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि बी सर्कल के बाहर वाला कौन कौन है, x और t, यहां पे x और t लिख लिया। दोनों का यूनियन लेना है, यूनियन मतलब कंबाइन कर दो, कंबाइन मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा ऐड कर दो, तो तुम बोलोगे सर x + z + 2t होना चाहिए। नहीं भाई, जब आप यूनियन लेते हो 1,2 और 2,3 का यूनियन जब लेते हो, तो मुझे एक बार बताओ, ऐसे लिख देते हो क्या 1 2 2 3, तो आंसर इज सर नो। हम एक ही बार तो लिखेंगे यहां पर, वैसे ही यूनियन में ये जो टी वाले एलिमेंट्स हैं ये एक ही बार काउंट होंगे, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सर 4th वाले में समझा दीजिए, बिकॉज 5 - 3 किया थे, क्या किया थे बेटा, 5 - 3 किए थे, ये क्या है भाई, ये नहीं समझ में आया। हाउ आस्क लाइव डाउट्स, हैंडसम लग रहे हो सर जी। प्लीज गिव टाइम टू राइट, आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट बेटा, एंड आई बिलीव यू आर न्यू इन द क्लास, है ना। चलिए अब बात करते हैं बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है। आ जाइए डायरेक्टली डेफिनेशन पे चलते हैं, या आ जाओ ऐसे बता देता हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट सामने देखना आराम आराम से। सर कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको बोलने को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। हाँ वो वेक्टर वाला नहीं बे, ठीक है। सेट थ्योरी का ये क्रॉस प्रोडक्ट भी कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, फिर डेफिनेशन बता दूंगा। मान लो सेट ए है जिसमें 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी है जिसमें 2 और 5 ये वाला एलिमेंट है। मैंने बोला कि मुझे आप सामने देखना, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर, क्योंकि यहां से खेल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। हाँ यहां से खेल स्टार्ट हो गया। मैंने पूछा आपसे मुझे A क्रॉस B बताइए, दिस इज द सिंबल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करना है, आपने देखा कि A क्रॉस B आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये एक सेट आएगा, सेट के अंदर हर एक एलिमेंट एक पेयर होगा, समझ में। इसमें A क्रॉस B का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब है A के एलिमेंट्स का B के एलिमेंट्स के साथ पेयर बना दो, सारे पॉसिबल पेयर लिखिए। वापस सुनो कि A क्रॉस B की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक सेट ही बनेगा, उस सेट के अंदर क्या आएंगे, पेयर्स आएंगे, ठीक है। पेयर कैसे बनाना है सर, A के एलिमेंट्स का B के एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाओ, सारे पॉसिबल, ठीक है भाई। शुरू हो गए, 1 का 2 के साथ पेयर 1,2, 1 का 5 के साथ पेयर 1,5, 2 का 2 के साथ पेयर 2,2, सुनते जाना आराम आराम से। 2 का 5 के साथ पेयर 2,5, 3 का 2 के साथ पेयर 3,2, 3 का 5 के साथ पेयर दिस इज 3,5। ये हमने बना दिए जी पेयर, समझे कि नहीं समझे। जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेट ए अगर पहले लिखा है तो सारे के सारे ए के एलिमेंट्स पहले आ रहे हैं,
सेट बी आप अगर बाद में लिख रहे हो तो पेयर के अंदर सेट बी के एलिमेंट्स दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं ये पूरा एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, समझ में आएगी नहीं समझ में आया? समझ में आया? ये सारे के सारे किसकी तरह ट्रीट हो गए? ये सारे के सारे इसके एलिमेंट्स हैं। मतलब सर ये क्या है? इसके एलिमेंट्स। मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये मत बोल देना कि इसमें एक 1 है, एक इसमें 2 है, एक इसमें 3 है और एक इसमें 5 है। सारा देख के तो यही बोलोगे ना, नंबर मैं कितने यूज कर रहा हूं, 1 2 3 और 5। तो एक बच्चे ने बोल दिया सर इसमें 4 ही एलिमेंट है। नहीं भाई, ये पेयर कितने हैं? सर वी हैव टोटल 1 2 3 4 5 6 पेयर्स है और सारे के सारे इसके एलिमेंट है, तो वी हैव 6 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 6। समझ में आया? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज बेसिकली क्या है? हम पेयर बनाते हैं ए और बी का। ए पहले लिखा हुआ है तो पेयर में एलिमेंट ए पहले रहेंगे, ए के एलिमेंट्स पहले रहेंगे। बी बाद में लिखा हुआ है तो पेयर में बी के एलिमेंट्स बाद में रहेंगे। जो आपके मन की शंका है वो अभी दूर हो जाएगी। मैंने बोला कि बी क्रॉस ए बताइए, वापिस एक सेट आएगा। अब की बार आप बोलोगे, फिर से आप एक पेयर बनाओगे, उस पेयर में बी के एलिमेंट्स का पेयर बनेगा ए के एलिमेंट्स के साथ, 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ। देखते रहना। अब की बार बी सेट के एलिमेंट्स पहले, ए सेट के एलिमेंट्स बाद में। 5 का पेयर 1 के साथ, 5 का पेयर 2 के साथ और 5 का पेयर 3 के साथ, है ना। अब सर इसमें भी अगर मैं आपसे पूछूं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, दिस इज स्टिल 6, है ना। समझे कि नहीं समझे? सुनते जाओ आराम आराम से, ठीक है। और यहां पर जो कॉमा लगेगा ना वो ये वाला कॉमा है, समझ पा रहे हो? क्योंकि सर ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें एलिमेंट दिखने के बाद में हम कॉमा लगाते हैं। सिमिलरली ये भी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें हम एलिमेंट दिखने के बाद में यहां कॉमा लगाते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आई? एसएम दे, एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। क्लियर है? अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ध्यान सुनना। ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है कि इक्वल है? आराम से। ये दोनों सेट इक्वल है, ऑप्शन ए। इक्विवेलेंट है, ऑप्शन बी। या फिर सर बोथ, ऑप्शन सी। आप इन दोनों सेट को देखकर बताइए ये दोनों सेट कैसे हैं। अभी इक्वल, इक्विवेलेंट और सब मैं आपको समझा के आया था कि दो सेट को हम इक्वल कब बोलते हैं, दो सेट को हम इक्विवेलेंट कब बोलते हैं। मेरे ख्याल से आराम से आराम से आराम से ऑप्शन ए, बी और सी, तीन में से बताओ कौन है, कौन सी बात है? बी। कारण क्या है भाई? मैं तो इक्वल भी तो बोल सकता हूं। बोलो बोलो, मैं इनको इक्वल भी तो बोल सकता हूं। ऐसा नहीं बोल सकता कि देखो यहां पे सर 2 और 5 का पेयर है, यहां पर 5 और 2 का पेयर है, तो ये दोनों सेम ही तो हो गए। हाँ, अब बात आती है सर, ये जो पेयर्स आप बनाते हो ना, दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर का भी मतलब समझाऊंगा। दीज टू आर नॉट सेम। इन दोनों ही सेट में केवल और केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है। समझ में आया? इसमें भी 6 एलिमेंट्स है, इसमें भी 6 एलिमेंट्स है। आप इन दोनों को इक्विवेलेंट बोल सकते हो। दीज आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट। और बट नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। एक बच्चे के मन में डाउट आया, सर बोले इक्वल क्यों नहीं है? यहां भी 2 और 5 का पेयर बन रहा है, यहां पर भी 2 और 5 का पेयर बन रहा है। तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। जो आप पेयर बनाते हो, जो आप पेयर बनाते हो वो ऑर्डर्ड होता है। समझ में आया? अब सर ये क्या है? ये एक नया लपतूफा आ गया। बोले एक होता है ऑर्डर्ड पेयर, एक होता है जी अनऑर्डर्ड पेयर। इसमें भी बच्चे एकदम सर खुजा लेते हैं, बोले सर ये नहीं समझ में आया। ऑर्डर्ड पेयर सिंपल तरीके से बोलना जिसमें ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे 3 और 4 के ऑर्डर्ड पेयर बताओ, कितने बना दोगे?
मैंने बोला आपको दो एलिमेंट्स दे दिए, मैंने पूछा 3 और 4 के ऑर्डर्ड पेयर आप कितने बना दोगे? तो एक बच्चे ने बोला सर 2। मैंने कहा वो दो पेयर कौन कौन से हैं? सर एक बनेगा 3,4 जिसमें 3 पहले 4 बाद में, एक बनेगा 4,3 जिसमें 4 पहले 3 बाद में। क्लियर? एसएमजे लिखकर भेजना। कितने ऑर्डर्ड पेयर आप बना दोगे? सर 2 बना सकते हैं। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। आप इन दोनों पेयर्स को अलग अलग क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सर हम ऑर्डर्ड पेयर की हेडिंग के अंदर इसकी काउंटिंग कर रहे हैं। इसमें देखो ध्यान से, 3 पहले 4 बाद में, यहां पर 4 पहले 3 बाद में। ठीक है, हाँ है ना? बिल्कुल सही। अब मैं बोलूं अनऑर्डर, मतलब जहां पर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये देखो कि पेयर किसका है, सिर्फ ये देखो कि पेयर किसका है, पेयर किस किसका है। अरे वो वाली किस नहीं बे क्या यार, बस ये देखो कि सिर्फ पेयर किस किसका है। बहुत बढ़िया, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो अब अगर मान लो मैं आपसे 2 ये आपके सामने रख दूं और आपको बोला गया अनऑर्डर्ड पेयर काउंट करना है, तो आप इन दोनों को सेम बोलोगे। क्यों? क्योंकि अब की बार इसको देखते वक्त आप ये बोलोगे सर 3 और 4 का पेयर बना है, यहां पर भी 3 और 4 का ही पेयर बना है। ऑर्डर नहीं देखना है कि कौन पहले कौन बाद में लिखा हुआ है, बोथ आर सेम। अगर आप इसकी काउंटिंग कर रहे हो अनऑर्डर्ड के अंदर, और अगर इसी चीज की काउंटिंग आप कर रहे हो ऑर्डर्ड के अंदर, तो ये दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अब हम ये भी देखेंगे कि कौन पहले कौन बाद में लिखा हुआ है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो आप ये पेयर बनाते हो, ये जो पेयर होते हैं ये पेयर ऑर्डर्ड होते हैं। दीज पेयर आर ऑर्डर्ड। अभी लिखने के लिए तो नहीं बोला है मैंने, ठीक है? दीज पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो हम पेयर बनाते हैं दीज आर ऑर्डर्ड। अगर अनऑर्डर्ड होते तो मैं इन दोनों को सेम बोलता। क्यों? क्योंकि यहां पर भी 1 और 2 का पेयर है, यहां पर भी 1 और 2 का पेयर है। बट सर ये ऑर्डर्ड है, मतलब 1 पहले 2 बाद में, ये 2 पहले ये 1 बाद में, तो ये दोनों सेम नहीं है, नॉट सेम। अब अगर ये दोनों सेम ही नहीं है, सेट को इक्वल होने के लिए एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ये सेम कहां है? तो इसीलिए सेट सिर्फ क्या बचे? इक्विवेलेंट। एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा ही, जहां पर ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। एसएमजे, है ना? तो हम इनको सेम नहीं बोल सकते बिकॉज दीज आर ऑर्डर्ड पेयर। बहुत बढ़िया, आ जाइए प्लीज। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है देख लीजिए फटाफट, ये रहा। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज ए नॉन वॉइड सेट। नॉन वॉइड का मतलब होता है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ए कॉमा बी, जहां पर पहले वाला सेट ए से आएगा, दूसरे वाला जो है बी से आएगा। डेफिनेशन आराम से समझ लो। जब आप ए क्रॉस बी निकालने गए हो तो पेयर बनेगा ए कॉमा बी का। ये पहले ये बताओ, ये डेफिनेशन कौन सी फॉर्म में लिखी हुई है? रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म? जल्दी से बताइए सर। ऑब्वियसली ये रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखी हुई, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है ना सर? ये कैसे लिखी हुई है? सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, हाँ। इसमें ये क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी में आपका इसका जो लीडिंग एलिमेंट होता है, सच दैट से पहले लीडिंग एलिमेंट है एक पेयर। याद आया? दिस इज अवर लीडिंग एलिमेंट। याद है क्या? हाँ, और लीडिंग एलिमेंट क्या है? एक पेयर है। लीडिंग एलिमेंट इज नथिंग बट ए ऑर्डर्ड पेयर, है ना? लीडिंग एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है। जहां पर ये वाला जो सेट होगा, ये वाला जो एलिमेंट होगा, ये सेट पहले वाले से उठाना है, कॉमा ये वाला जो होगा ये दूसरे वाले से उठाना है। खत्म, सारे बन गए। वैसे अगर आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हो तो बी के एलिमेंट्स पहले आएंगे और ए के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बोलो, दिस इज नथिंग बट कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है भाई? आ जाइए, एक सवाल छोटा सा, हल्का सा हल्का सा हल्का सा। वो जो बात मैंने आपको यहां पर बोल के बता दी थी कि भैया मुझे एक पेयर बनाना है, वहां पर ये वाली चीज बोल के नहीं, ये मैथमेटिकली लिख के बताई गई है कि पेयर बनाओगे ए कॉमा बी का, पहला एलिमेंट सेट ए से उठाना
और दूसरा एलिमेंट सेट बी से उठाना अगर आप ए क्रॉस बी की बात कर रहे हो तो। आ जाइए, इफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर शोन टू यू, मतलब वो बोल रहा है कि ए क्रॉस बी एक सेट है जिसके कुछ एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पेयर 3,2 दे दिया, 2,1 दे दिया और एक 3,4 दे दिया, आगे हमें नहीं पता। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। पहले एक बात बताओ, ये आपको समझ में आता है कि अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो ए के एलिमेंट्स पहली पोजीशन पे लिखे हुए हैं, तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताओ। सर पक्का एक तो 3 होगा, एक 2 होगा, 3 और 2 आ गया तो यहां पर 3 भी है। सेट बी के एलिमेंट जो है वो सेकंड पोजीशन पे लिखे होंगे, ये रहे 2, 1 और 4, तो ये लो सर 2, 1 और 4, है ना। तो पक्का सर ये बात तो फॉर श्योर है कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, सेट बी में सेट ए में 2 एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे मिनिमम की अगर मैं बात करूं, और वैसे ही सेट बी में भी कम से कम 3 एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो बताओ मुझे व्हाट इज एन ए क्रॉस बी की मिनिमम वैल्यू। कितनी आएगी जी? तो सर ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इसमें 2 मिनिमम और इसमें कितने हैं सर? 3 तो मिनिमम है ही है। आंसर इज 6 तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे जी। ए क्रॉस बी में कम से कम 6 एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, है ना। क्योंकि ध्यान से देखो 3 2 का पेयर आपने दिखा दिया, 3 का 2 के साथ पेयर, तो 3 का 1 के साथ, 3 का 4 के साथ, ठीक है ना, ठीक है ना। वैसे ही सर 2 1 का पेयर आपने दिखा दिया, 2 1 का पेयर, तो 2 2 और 2 4 वाला भी आएगा, 3 4 वाला ऑलरेडी लिखा हुआ, तो 6 पेयर तो आएंगे। ऐसे मुझे बहुत बढ़िया। आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट। इन जनरल ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, ठीक है। इन जनरल आपने देखा भी था, मैंने आपको बताया भी था। आपने यहां पर निकाला था, ये रहा ए क्रॉस बी, और ये निकाला था बी क्रॉस ए, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आंसर है सर नो, ठीक है, नहीं होता बराबर। बट अगर कभी आपको बोला जाए जबरदस्ती कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है, तो पहली चीज तो भाई साहब ये दिमाग मत लगा देना, ठीक है, या फिर इसको इससे उड़ा रहे हो। भाई साहब ये रियल नंबर थ्योरी नहीं चल रही है, ये सेट थ्योरी चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको बताया जाए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब सर पक्का सेट ए और सेट बी बराबर है, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होगा। अगर सेट ए में पी एलिमेंट्स हैं, सेट बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दैट इज पी इंटू क्यू, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। सेट ए में अगर 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में अगर 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। वैसे ही अगर एक में 4 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 5 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में 20 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। अगर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसी नल सेट के साथ निकालें, तो ये एक नल सेट ही आएगा, ठीक है। ए क्रॉस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, लेफ्ट साइड से अंदर भेजिए, बीच में अगर यूनिवर्सल का यूनियन का साइन है तो यहां यूनियन रहेगा, ये ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। फिर है ना, दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर किसमें? इंटरसेक्शन पर भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और ये डिफरेंस पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, दैट इज ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझे कि नहीं समझे? एक बच्चे ने बोला कि सर अगर मान लो ये ऐसा लिखा हो तो कि B यूनियन C का क्रॉस विद A, तो अब की बार ये अंदर बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आएगा B क्रॉस A यूनियन C क्रॉस A, क्योंकि सर पोजीशन मैटर करती है ना, इस पूरे प्रोग्राम में तो पोजीशन मैटर कर ही रही है, क्योंकि अगर आप क्रॉस में A को पहले रखोगे तो A के एलिमेंट पेयर में पहले दिखाई देंगे, और बी को बाद में रखोगे तो बी के एलिमेंट्स बाद में दिखाई देंगे, तो पोजीशन चेंज आपको करनी आनी चाहिए, है ना। ये तीनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस पे, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस पे। ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि यूज होती है सवालों में, दिस इज यूज्ड इन क्वेश्चंस, है ना। वो आपको बोल देगा कि एक पॉइंट x, y बिलोंग करता है r स्क्वायर से। ध्यान सुनना,
मैं अगर आपको बोलूं कि ये एक प्लेन है, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है x कॉमा वाई, x कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, y कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो मैंने क्या किया, आपको एक r क्रॉस r बना दिया, रियल वैल्यू और रियल वैल्यू का प्रोडक्ट मैंने आपको करने के लिए बोल दिया, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब इस r क्रॉस r को शॉर्ट में लिखने का तरीका है r स्क्वायर। ये r स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स 2D स्पेस, 2D प्लेन बोल दो या 2D स्पेस बोल दो, हाँ। क्योंकि आप रियल नंबर का तो कोई भी पेयर बना सकते हो, जैसे आपने बनाया 0,1 चलेगा क्योंकि x भी रियल है y भी रियल है। फिर आपने बनाया सर 2,-1, 3,1, ठीक है, 7,√3 -1,8, कुछ भी बना लो। तो जितने भी आप पॉइंट बना रहे हो ये सारे के सारे इस प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो सवालों में एक रिप्रेजेंटेशन यूज होती है दैट इज r क्रॉस r, इसका मतलब है दैट इज एक्स वाई प्लेन, ठीक है, हाँ है ना। तो ये कौन सा लिखा हुआ है सर, दिस इज 2D स्पेस लिख देता हूं, एक्स वाई प्लेन बोल देता हूं, एक्स वाई प्लेन, या फिर आप बोल सकते हो 2D स्पेस। और अगर आप 3 का पेयर बना दो x, y, z का, तो सर ये क्या हो जाता है सर, दिस इज 3D स्पेस, है ना। क्योंकि जब आप 3D पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर पॉइंट जो है वो 3D में लिया जा रहा है, उसमें z कोऑर्डिनेट भी आ जाता है। तो लिखने का तरीका ये है। अब एक बच्चे ने बोला सर 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा, बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको दिख ही रही है। अगर आपको 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, जैसे मान लो सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, सेट बी में आपके पास में 2, 3 और 4, और सेट सी में वापस से एलिमेंट है 5 और 6, ठीक है। मैंने आपको बोला कि फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सुनने और समझने वाली बात यह है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब की बार 3 सेट इन्वॉल्व है, तो जब 2 सेट इन्वॉल्व होते हैं तो पेयर बनता है, 3 सेट इन्वॉल्व है तो यहां पर क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा। ए कॉमा बी कॉमा सी के सारे ट्रिपलेट लिख दो, जिसमें ए सेट ए से होगा, पहले वाला एलिमेंट सबसे पहले वाले से, बी सेट बी से होगा, और सी जो है वो सेट सी से होगा। सारे पॉसिबल आप ट्रिपलेट्स लिख दीजिए, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लिख सकते हैं। इसके लिए आप एक काम करो, पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लो। ए क्रॉस बी क्या है भाई, 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ। लिखने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, वैसे ये कभी आता नहीं है। 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ। अब आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, तो बस कुछ नहीं, 1,2 का पेयर अब 5 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 1,2, 5, 1,2 का ही पेयर 6 के साथ, तो 1,2, 6, 1,3 का पेयर 5 के साथ, तो 1,3, 5, फिर 6 के साथ तो 1,3, 6। मेरे ख्याल से आप समझ गए, 1,4, 5, 1,4, 6 ऐसे चलता जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ये वाले। कितने आएंगे बेटा इसके अंदर, गिन लो। सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 3, और फिर यहां पर 2। सर ये आ जाएगी टोटल आपके पास में 12 ट्रिपलेट्स आ जाएंगे। टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे 12। हाँ, अब इसमें एक काम करो, 1,4 तो है ही, 5 एडजस्ट कर दो, तो 1,4, 5, इसी के साथ ही 1,4, 6, इसके साथ 2, 2, 5, 2, 2, 6, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 4, 5, 2, 4, 6, टोटल 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो बस यही बात यहां लिखी हुई है कि अगर आपको 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना तो ऐसे निकलेगा। मैं बोलूं 5 सेट या 4 सेट का, कोई बात नहीं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो अब की बार 4 का एक हमारे पास में पेयर बन जाएगा, 4 का ए बी सी डी। पहला ए से होगा, दूसरा बी से होगा, तीसरा सी से, चौथा डी से। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, है ना। अरे बोलो, आ जाइए। अगर आपको ए क्रॉस ए निकालने के लिए दे दिया जाए, यह भी एक मजेदार चीज है। इसमें क्या है, अगर मान लो मैं ए क्रॉस ए, इसका मतलब सर अब की बार आपको ए के पेयर ए के साथ ही बनाने हैं। कितना बढ़िया है भाई, किसी को भी पहले रखो, किसी को भी बाद में रखो, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर सेम। तो 1 का पेयर 1 के साथ 1, 1, 1 का पेयर 2 के साथ 1, 2,
2 का पेयर 1 के साथ 2 1, 2 का पेयर 2 के साथ 2 2। कैसा लगो? बढ़िया लगो सर। तो ए क्रॉस ए ये होता है ना? कोई दिक्कत है किसी को? मान लो ए क्रॉस ए पूछ रहा हूं तो कुछ नहीं, दूसरा सेट भी आपका ए ही है। 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ। बी क्रॉस बी की बात करूं तो वापस से सर 9 एलिमेंट आ जाएंगे। आई होप आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे एक सिंपल सी चीज पूछी जा रही है कि अगर सेट ए में पी एलिमेंट्स है, सुनना जरा ध्यान से, तो सेट ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो दिस इज पी मल्टीप्लाइड बाय पी, दिस इज पी स्क्वायर। अगर सेट बी में क्यू एलिमेंट्स हैं तो दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दिस इज क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू, दिस इज क्यू स्क्वायर। ये पी स्क्वायर होगा, ये क्यू स्क्वायर होगा। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन एलिमेंट आर है। ठीक है ना? तो आपसे पूछ रहे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? वो तो पी इंटू क्यू हो गए। हाँ ठीक है, अब इस वाले का जवाब जरा देखने वाली बात है। ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, सोचने वाला पॉइंट हो गया। पहले वाले का जवाब क्यू पी स्क्वायर, दूसरे वाले का क्यू स्क्वायर, तीसरे वाले का पी इंटू क्यू। अब आते हैं हम दो सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया जगह है यहां पर, जहां पर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा। ईमानदारी से बताना, मैं इन दोनों सेट में नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ढूंढ रहा हूं। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, अगर दो सेट में मैं कॉमन एलिमेंट्स ढूंढ रहा हूं तो कौन सा साइन यूज करूंगा? इंटरसेक्शन। कॉमन एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, ध्यान से देखना, कोई तो होगा जो सेम होगा। हाँ देखो देखो, बस सर एक ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों जगह सेम है, ये और ये सेम लिखे हुए एग्जैक्टली। फाई नहीं है बे अबे झंडू, फाई कहां है यार? ये दिख तो रही है, दोनों में सेम है तो सही। फाई नहीं है, फाई नहीं है, फाई नहीं है। ध्यान से देखो, एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है और वो एक एलिमेंट है कौन सा? 2,2। बाकी और कोई भी नहीं है। ठीक है, हाँ इस चीज को थोड़ा डिटेल में जानो प्लीज, क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं बहुत खतरनाक खतरनाक। एग्जाम्पल की एक अगर मैं बात करूं, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 5 4 1। मैंने पूछा ए क्रॉस बी लिखो फटाफट, पूरा एकदम डिटेल में दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, फिर मैं एक थ्योरी आपको बताऊंगा, ध्यान सुनना फटाफट। 1 का 3 के साथ पेयर 1 3 1 5 1 4, जल्दी जल्दी 1 4 1 1। फिर 2 का 3 के साथ पेयर 2 3 2 5 2 4 2 1। 3 का इसके साथ पेयर दैट इज 3 3 3 5 3 4 3 1। आ जाइए, ये मैंने लिख दिया क्या? ए क्रॉस बी। देखते रहना, अब मैं आपको फटाफट लगे हाथ यहां पर बी क्रॉस ए लिखने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है सर, शुरू हो गए। 3 का 1 के साथ पेयर 3 1 3 2 3 3। 5 का 1 के साथ पेयर 5 1 5 2 5 3। लिखना नहीं है, समझना है सिर्फ, ये लिखने से कुछ नहीं होगा, मैं लिख के दिखा रहा हूं ना। दिस इज 4 1 4 2 4 3। और लास्ट में सर आप बोल सकते हो इसका, तो दिस इज 1 1 1 2 1 3, है ना? अब अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि यहां पर एक बढ़िया चीज आपको दिखाई देगी, व्हाट आर द कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो बताइए। बताओ भाई, सर आराम से बताइए, ठीक है? हाँ, ऐसा जो दोनों जगह प्रेजेंट हो, है ना? तो सर ध्यान से देखो, 1 3 यहां प्रेजेंट है, पहले 1 बाद में 3, 1 3 यहां भी प्रेजेंट है। आ जाओ, है ना? मैंने 1 3 को 3 1 के साथ नहीं, 1 3 1 3। बहुत बढ़िया, दो नहीं है भाई, आ जाओ और बताता हूं, ठीक है? फिर जरा देखना 1 1 और यहां पर भी 1 1। ठीक है सर, उसके बाद में सर 3 1 ये रहा सर, यहां पर भी आपके पास में 3 1 दोनों जगह प्रेजेंट है।
फिर सर 3 3 और यहां पर भी आपके पास में 3 3। बाकी आंखें फाड़ के और देख लीजिए कुछ है कि नहीं है। हाँ ठीक है, आराम से। मैंने उन्हीं के नीचे लाइन और स्टार लगाया है जो दोनों जगह सेम मैनर में प्रेजेंट है। पहले 1 बाद में 3, इसमें भी पहले 1 बाद में 3। अब तो सेम हो गए ना। मैंने 1 3 को 3 1 से नहीं, 1 3 को 1 3 के ही, 3 1 को 3 1 के ही, 1 1 को 1 1 के ही और 3 3 को 3 3 के ही। टोटल कितने हो गए? 4। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स है, अब मैं एक ऑब्जर्वेशन या फिर एक टेक्निकल बात लिख रहा हूं, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है ये सारे पेयर्स ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट से बने हैं, एलिमेंट से बने हैं। क्या क्या है सर? नहीं समझे? मैंने कहा देख इधर, अगर मैं आपको यहां बोलूं, ध्यान सुनना, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, मुझे आप यहीं पर इंटरसेक्शन बताओ। सर इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है 1 3। ध्यान से देखो, 1 3 के जितने पेयर बन सकते हैं, 1 का 1 के साथ पेयर 1 1, 1 का 3 के साथ पेयर 1 3, 3 का 1 के साथ पेयर 3 1 और 3 का 3 के साथ पेयर दैट इज 3 3। मतलब इन दो एलिमेंट से आप जितने पेयर बना सकते हो बेसिकली। तो मैं ये यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं, ये 1 3 का क्रॉस यहां लिखा हुआ है 1 3 के साथ। सही लिख रहा हूं क्या? अरे भाई ये एक सेट है, इसका इसी के साथ क्रॉस, तो 1 का 1 के साथ पेयर, 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ। एसएमजे है ना? तो अब इसको पूरा प्रिडिक्ट करके मुझे बताइए, नोट करके बताइए प्लीज, है ना? इसमें हम सर नोट ये कर सकते हैं, नोट करने वाली बात जो है वो ये हो सकती है कि आप अगर ए क्रॉस बी का, बी क्रॉस ए के साथ नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स निकालना चाहते हैं, है ना? आराम सुन लो, बस लास्ट पॉइंट है फिर छोड़ रहे हैं। हाँ लास्ट पॉइंट है, पर इसको तो आराम सुन लो भाई। तो सर इसमें होगा क्या? इसका फॉर्मूला नहीं, साथ में आपको एक थॉट भी डेवलप करना है। सर जब भी हमारे पास में ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन मान लो सी क्रॉस डी के साथ आ रहा है, ठीक है? या फिर एक काम करता हूं, चलो इसको ए क्रॉस बी को इसी के साथ लिख देता हूं, बी क्रॉस ए के साथ। तो दोनों की पहली पहली पोजीशन का आप इंटरसेक्शन लीजिए, ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी। दोनों की दूसरी दूसरी पोजीशन का आप इंटरसेक्शन लीजिए, है ना? और उन दोनों का क्रॉस कर दीजिए। नहीं समझे? ठीक है? हाँ सर, दोनों की दूसरी दूसरी पोजीशन बी और ए है, दोनों का इंटरसेक्शन। पहली पहली पोजीशन ए और बी है, उन दोनों का इंटरसेक्शन। इसमें जो एलिमेंट्स निकल के आएंगे और इन दोनों के जो एलिमेंट्स निकल के आएंगे, इन एलिमेंट्स का आप क्या कर लीजिए? क्रॉस। वही आपका आंसर होगा। वापस सुनो, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे नहीं जा रहा हूं, मैं इस सेट की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो बहुत ही आसान है। हाँ, इंटरसेक्शन के दोनों साइन के अबाउट जो पहले पहले सेट है उनका इंटरसेक्शन लीजिए। अब की बार मजे की बात यह है कि दोनों सेम है, मतलब आप इसको जनरलाइज कर सकते हो कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी के साथ आपको लेना है तो ये सेट क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज दिस सेट, तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, मैं फिर बताता हूं कि दोनों की पहली पहली पोजीशन का आप इंटरसेक्शन ले लो, ए इंटरसेक्शन सी। दोनों की दूसरी दूसरी पोजीशन का आप इंटरसेक्शन ले लो, सी इंटरसेक्शन डी, नहीं सॉरी बी इंटरसेक्शन डी। और इन दोनों सेट का आप क्रॉस ले लीजिए, ये यहां लिखेगा।
ठीक है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको नोट करके समझाना चाह रहा हूं। अब एक मैं आपको हल्का सा टास्क दे रहा हूं, वेरीफाई करना घर पे। मैंने एक सेट लिखा जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। एक सेट लिखा जिसमें इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, 2 4 5। एक एलिमेंट लिखा मैंने 1 6, है ना, और एक मैंने लिख दिया सर जिसमें 2 4 और 7। आराम से आराम से आराम से, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए प्लीज, ठीक है ना। और इसमें भी एलिमेंट एक्सटेंड कर देते हैं, इसमें भी थोड़े से एलिमेंट एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। इन दोनों में 4 4 है। मैंने ये पूरा प्रोग्राम देखकर मैंने आपसे बोला, हाँ थोड़ा सा एक लेंथी टास्क है बट करना जरूर। मैंने बोला कि ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी के साथ बताओ। मतलब आपको घर पे जो फिजिकल टास्क करनी है वो क्या है कि आप इन दोनों का क्रॉस निकालोगे, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, 9 पेयर आएंगे, वो 9 पेयर लिख लेना। इन दोनों के 16 पेयर आएंगे, आराम से वो 16 पेयर लिख लेना। उनमें कॉमन कितने पेयर होंगे उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो वो पेयर कैसे बनेगा मैं डायरेक्टली बना देता हूं। ए का सी के साथ इंटरसेक्शन बताइए, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन। सेट ए और सी में कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं, 1 3 और 1 2 3 है, और यहां पर 1 2 और यहां पर भी 1 2, ठीक है। पहली पोजीशन का इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। अब दूसरी पोजीशन का इंटरसेक्शन लीजिए प्लीज। व्हाट इज बी इंटरसेक्शन डी, आराम सुनो। व्हाट इज बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी क्या है सर? बी और डी का इंटरसेक्शन बताना भाई। 2 4 5, 2 4 7 8, तो 2 और 4 आ गए। आराम से मैंने दूसरी पोजीशन का इंटरसेक्शन, पहली पोजीशन का इंटरसेक्शन। अब आप ये 9 पेयर लिख लेना, ये आप 16 पेयर लिख लेना। उसमें जो आपको कॉमन पेयर दिखेंगे वो ये 4 दिखेंगे, 1 का 2 के साथ, इसको पहले रखना है, ठीक है। 1 का 2 के साथ, हाँ क्योंकि ये पहली पोजीशन का इंटरसेक्शन पहले है ना। अब इन दोनों का क्रॉस निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। इसका और इसका भी क्रॉस, ये पहले ये बाद में। 1 का 2 के साथ पेयर, 1 का 4 के साथ पेयर, 2 का 2 के साथ पेयर और 2 का 4 के साथ पेयर। आप देखोगे कि इन 16 और इन 9 में यही 4 एलिमेंट्स कॉमन दिखेंगे, है ना। समझे? ये टास्क आपको करना है। प्लीज वेरीफाई, यहां लिख दूं। कुछ लोगों को तो ये नहीं समझ में आया कि ये क्या वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, यही नहीं समझ में आया। अरे भाई इसके 9 पेयर आएंगे, इसके 16 पेयर आएंगे, तो इन 9 और इन 16 पेयर में जो कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आएंगे वो यही होंगे। कर लोगे? कितने लोगों को बात समझ में? हाँ लास्ट एग्जांपल है, बस खत्म। हाँ कि सर हम ये वाला इसके 9 पेयर और इसके 16 पेयर, मैं यहां लिख देता हूं भाई। पता नहीं तुम्हें डर भी लगता है मुझे तो तुमसे क्या समझाऊं और पता नहीं क्या निकाल दो। कर लेना भाई, वेरीफाई करना कि यही 4 कॉमन निकल के आएंगे इन 9 और इन 16 में, ठीक है। अब इसके बेसिस पर आप मुझे आंसर बताइए। बहुत सिंपल सी कहानी। अगर मान लो वो ऐसे बोल रहा है तो पहली पोजीशन में जितने नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स हैं, पहली पोजीशन ए और बी, दूसरी पोजीशन में जितने नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स हैं। सर ये है आपके पास में आर, ये भी है आर, तो दिस इज आर स्क्वायर। अब वो बोल रहा है ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। पहली पोजीशन पे नंबर ऑफ जो भी सेट लिखे हुए उनके इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट निकालो। दूसरी पोजीशन में जितने भी सेट लिखे हुए उनका इंटरसेक्शन निकालो। दिस इज ऑल्सो आर स्क्वायर, है ना। इसको चाहो तो और एक्सटेंड कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ये वाला फॉर्मूला। तो पहली पोजीशन
तो ए और सी में जितने भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे मल्टीप्लाइड बाय दूसरी पोजीशन, बी और डी में जितने भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे इनका मल्टीप्लीकेशन। दिस कैन बी एक्सटेंडेड टिल एनी अमाउंट, दिस कैन बी एक्सटेंडेड टिल एनी अमाउंट। समझ में? इस पे सवाल अगली क्लास में करेंगे। ये मैंने आपको एक वेरिफिकेशन की बात दी है, जरूर करके आना, ठीक है? ये अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एच ई वाला डब्ल्यू, थोड़ा स्कोर वगैरह अपडेट कर दो, थोड़ा स्कोर। अगली क्लास में हम रिलेशन स्टार्ट कर देंगे एंड यस, रिलेशन जो टॉपिक है ना, रिलेशन एंड फंक्शन, 2 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ध्यान सुनना, 2 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। रिलेशन अकेला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे बहुत सवाल आते हैं जी मेंस की अगर मैं बात करूं तो। बाकी पूरा तो पढ़ना ही है, बट फंक्शन में एंट्री लेने से पहले हमें रिलेशन देखना है, ठीक है? डिब्बी वही है सारे के सारे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे, देयर इज नथिंग मोर एडिशन। अगली क्लास से आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए और डिब्बी लेके आऊं, बट अभी आप एक काम करो, धीरे धीरे मैट्रिक्स के चैप्टर पे आप अपनी पकड़ बनाइए प्लीज, ठीक है ना? हाँ, ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया, थोड़ा सा हो गया यार, इतना तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री है, इतना तो चलता है इतना तो मेरे हक का है, इतना मैं मांग के चल रहा हूं, ठीक है? चलिए, इट इज नॉट अबाउट एंड रिजल्ट, इट इज ऑलवेज अबाउट जर्नी। प्लीज बी फोकस्ड, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। 382 पर 2, बहुत बढ़िया। आरसीबी खेल रही है पहले, आरसीबी खेल रही है पहले, ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे भी मन में आग लगी, देखो मैं कंट्रोल करके पढ़ा रहा था भाई। हाँ, अब आप आराम से मैच देख लीजिए। हाँ, इसीलिए मैंने ना ही डिब्बी दी है और कोई एक्स्ट्रा, ना ही कोई और होमवर्क दे रहा हूं, बस एक बार क्लास रिवाइज करके आना कल वाली क्लास से पहले। मैक्सिमम चीजें आप जानते हैं, कीप योर सेल्फ रिलैक्स्ड। हाँ, मैं खुद बोल रहा हूं, आई एम टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आराम से मैच देखिए, मैच खत्म होने के बाद में, इसके बाद में फिर कल की क्लास से पहले ये पढ़ लेना। वैसे भी आपके पास में संडे की छुट्टी है, सैटरडे तो आज हो ही गया। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जाने से पहले। मैंने एक प्रथा चलाई थी बहुत पहले, जिसमें मैं आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, बट यस बहुत सारे बच्चे हैं उसको कंटिन्यू रख रहे हैं, बिकॉज कल है संडे, आपका शायद टेस्ट भी है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, अगर टेस्ट भी है तो हमारे पास में काम भी करने का। बट अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा निकाल पाओ 11th का कोई टॉपिक पढ़ने के लिए, जरूर वो टॉपिक और मतलब जो जरूर वो घंटा निकालिएगा प्लीज। इससे क्या है, आप उस रास्ते पे चलते रहेंगे कि हाँ सर संडे वाले दिन मैं 1 घंटा निकाल लेता हूं, चाहे उसमें आप आधा ही लेक्चर देख पाओ, चाहे आधी पेज ही नोट बना पाओ, बट उतना करना जरूर, अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा। इतनी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? हाँ है ना, टेस्ट है तो कोई बात नहीं, टेस्ट दीजिए, उसके बाद में 1 घंटा निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हाँ जो काम पहले प्रायोरिटी पे है वो जरूर करना, ठीक है? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टेस्ट। वो छोटे वाला है, ठीक है, आराम से सॉल्व करना, गलत जवाब उसमें नहीं आने चाहिए तुम्हारे, ठीक है? छोटे वाले ही है ना। और अब आप टेस्ट एंजॉय कर सकते हो, सॉरी मैच एंजॉय कर सकते हो। 1-1.5 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उतना चलता है। अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो तो 1-1.5 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, यू कैन एंजॉय नाउ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।